ये बंदा है हमारा प्रोटैगनिस्ट, एकदम क्लासिक ट्रांसमाइग्रेटर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई डैम सिस्टम कभी आया ही नहीं। सोचो जरा, बंदा 500 साल तक नॉन स्टॉप कल्टीवेशन करता रहा, लिटरली जान घिस दी, और आखिरकार समहाउ महायाना स्टेज तक क्रॉल करके पहुंच गया। उसने 50 बार ट्रिबुलेशन भी क्लियर कर लिया, हाँ 50 बार, लेकिन फिर भी असेंड नहीं कर पाया। हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसकी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे, उसे लेजेंड बना दिया गया। लेकिन तभी अचानक एक दिन सिचुएशन ने फुल ट्विस्ट लिया। एक नोटिफिकेशन पैनल हवा में पॉपअप हुआ और उसे फोर्स करने लगा कि वो कुछ छी रिफाइनमेंट स्टेज के नूब स्क्रब्स के लिए क्वेस्ट्स करे। ये देखकर वो लिटरली दंग रह गया, जैसे ब्रेन ही हैंग हो गया हो। भाई, ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 था, और सिस्टम क्या कर रहा था? टर्न्स आउट सिस्टम इतना बगी था कि उसने 500 साल लेट एंट्री मारी थी। इमेजिन करो डिले। उसके लिए तो वो क्वेस्ट्स ब्लिंक ऑफ एन आई में कंप्लीट हो जाते थे, जैसे बच्चों का खेल हो। रिवॉर्ड मिला, परफेक्ट ची रिफाइनमेंट कल्टीवेशन बेस। और ये सुनकर वो बस हल्का सा हंसा। ये तो उसके डेली ब्रीडिंग एक्सरसाइज से भी वीक था। सिस्टम ने उसे मैजिक ट्रेजर्स और टेक्निक्स भी ऑफर किए, लेकिन उसने सीधा डिस्टाइन के साथ उन्हें रिजेक्ट करके फेंक दिया, जैसे कोई बेकार खिलौना हो। वैसे भी महायाना स्टेज पर इतने साल जीना बोरिंग हो चुका था, तो उसने सोचा चलो थोड़ा क्वेस्ट करके लाइफ में स्पाइस डालते हैं। और हाँ, ज्यादा बाक बाक नहीं, अब स्टोरी शुरू करते हैं। अचानक ओपनिंग सीन आता है। एक दर्द भरी कड़वी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अगर एनर्जी इन्फिनिट हो तो क्या हर इंसान के एंडलेस दिल को इन्फिनिट बेनिफिट्स से भरकर सच में फेयरनेस और जस्टिस लाई जा सकती है? ये आवाज एक यंग लड़के की थी, जो हॉस्पिटल के कमरे में सिकुड़ कर पड़ा था। यही था हमारा प्रोटोगोनिस्ट, जंगली। वो अपनी रिडिक्यूलसली स्टेबल लाइफ के बारे में सोच रहा था, इतना स्टेबल कि खुद उसे भी बोरियत होने लगी थी। क्या बेकार जिंदगी है, वो मन ही मन बुदबुदाया। धीरे धीरे वो आवाज कमजोर पड़ने लगी। मेरे आइडियल। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी, और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। वो अपने सपनों को पूरा भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी एकदम उसी पल उसकी कॉन्शियसनेस खिंचकर स्पेस टाइम के किसी और कोने में फेंक दी गई। उसकी किस्मत वैसे भी ऐसी थी कि अगर वो 10 लड़कियों को देखे तो सभी 10 के बॉयफ्रेंड ऑलरेडी होते। तो उसने जल्दी समझ लिया, हाँ भाई, ट्रांसमाइग्रेशन हो गया है। जांग ली ने तुरंत अपने नए बॉडी की आइडेंटिटी चेक की, और ये जानकर वो खुद भी शॉक्ड रह गया। उसने 500 साल में कल्टीवेशन करके महायाना स्टेज अचीव कर ली थी, और अब वो 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट का फर्स्ट ह्यूमन एम्परर बन चुका था। अभी की सिचुएशन, वो आसमान में खड़ा था, एस्केंड होने के लिए रेडी। इस बोरिंग मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़कर ऊपर की फेरी वेफस के पास जाने वाला था। नीचे हजारों लोग एक्साइटेड होकर इस एपिक मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। बस अब शुरू होने वाला है। ह्यूमन एम्परर जांग इमॉर्टैलिटी ट्रिबुलेशन फेस करने वाला है। क्या हेवनली लैडर इस बार दिखाई देगा? तभी साफ नीला आसमान अचानक ग्लूमी ग्रे में बदल गया। थंडर और लाइटनिंग इकट्ठा होने लगे, और अगले ही पल एक पिच ब्लैक हेवनली लाइटनिंग बोल्ट सीधे उसकी तरफ गिरा। वो पावरफुल लाइटनिंग जांग ली पर गिरती है, फिर स्प्लिट होकर छोटे बोल्ट्स में टूट जाती है और उसके पूरे बॉडी पर बरसने लगती है। लाइटनिंग लगातार उसे हिट कर रही थी, लेकिन जेंग ली, वो हिला तक नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ मिनट बाद लाइटनिंग और इंटेंस हो गई। आसपास की स्पेस तक क्रैक होने लगी। जमीन पर मोटी डस्ट की लेयर छा गई, और जहां वो खड़ा था वहां एक ग्लोइंग क्रेटर बन गया। धीरे धीरे आसमान साफ हुआ और स्टॉर्म क्लाउड्स हटने लगे, और वहां अभी भी एक फिगर खड़ा था, जांग ली, पूरी शान के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे खड़े लोग ये देखकर बस सिर हिलाने लगे। फिर से नहीं हुआ, हेवनली लैडर फिर भी नहीं आया। ये 50वीं बार है, किसी ने धीरे से कहा। क्या सच में इमॉर्टल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता भी है? एक बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, बिल्कुल करता है। उसने पुराने किस्से सुनाए। हजारों साल पहले जब कोई हेवनली ट्रिबुलेशन पास करता था तो इमॉर्टल वर्ल्ड खुद लैडर भेजता था उसे लेने। लेकिन अब किसी अननोन रीजन की वजह से वो लैडर आना बंद हो चुका था, और यही बात थी जिसने असेंशन का रास्ता ही बंद कर दिया। उधर जांग ली भी हवा में खड़ा हुआ, हल्की सी थकी हुई सांस छोड़ता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट किया, लेकिन असेंड ही नहीं कर पाया। क्या बेकार लक है। तो उसने अपने बॉडी की हालत चेक की, और मन ही मन बोला, जीरो टैलेंट के बावजूद, सिर्फ मेहनत, दिमाग और लक से मैं महायाना स्टेज तक पहुंच गया। ये सोचते ही जंगली फिर से हरकत में आ गया। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अगर मेरे पास थोड़ा टैलेंट होता तो शायद ये रास्ता इतना लंबा और घुमावदार नहीं होता। फिर खुद ही हंस पड़ा। खैर, वो डिटूर्स भी इतने बोरिंग नहीं थे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज गूंज उठी, होस्ट सिग्नल डिटेक्टेड, ग्रोथ सिस्टम एक्टिवेटिंग। जांग ली की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं, और आवाज आगे बोलती रही, नेम जंगली, एज 518, स्टेटस करंट ह्यूमन एम्परर। ये सब टेक्स्ट उसके सामने हवा में तैरने लगा, और वो कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, कल्टीवेशन महायाना स्टेज, और तू अब आया है वही फेक एस सिस्टम। थोड़ा लेट नहीं हो गया? सिस्टम ने बिना इमोशन के जवाब दिया, दिस इज अ ग्रोथ सिस्टम। होस्ट को उन सभी लोगों को डिफीट करने में हेल्प करेगा जो होस्ट को नीचे देखते हैं।
ये सुनकर जांग ली की भौहें सिकुड़ गईं। ग्रोथ? वो धीरे से बुदबुदाया। तभी सिस्टम ने तुरंत प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज एक्सेप्ट द नोविस गिफ्ट, फ्री है, लेने में क्या जा रहा है। जेंग ली ने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है, एक्सेप्ट। अगले ही पल उसके सामने कुछ आइटम्स फैंटम की तरह धीरे धीरे मटीरियलाइज होने लगे। सिस्टम ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। आइटम 1, सुप्रीम ग्रेड ची गैदरिंग पिल, क्वांटिटी 10। डिस्क्रिप्शन, की रिफाइनमेंट स्टेज के लिए मिराकुलस इफेक्ट। आइटम 2, मैनुअल, 4 आउंसेस मूव्स 1000 पाउंड्स, इनकम्प्लीट टेक्निक, दाओ सेक्ट की सीक्रेट स्किल, ची रिफाइनमेंट स्टेज में इनविंसिबल सी कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1,00,000 ओरिजिन पॉइंट्स। आइटम 3, सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, परफेक्ट फाउंडेशन के लिए। जेंग ली ने किताब उठाई, उसे पलटा और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगा। ची रिफाइनमेंट स्टेज के लिए? वो धीरे से बोला। सिस्टम, मेरा कल्चरेशन लेवल क्या है? सिस्टम, महायान। जंग ली ने फिर पूछा, तो ये नोविस गिफ्ट किस लेवल के लिए है? सिस्टम, की रिफाइनमेंट स्टेज। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जांग ली का चेहरा टेढ़ा हो गया। ओए, तू सीरियसली मजाक कर रहा है क्या? मैंने महायाना अचीव कर लिया है और तू मुझे बिगिनर लेवल का सामान दे रहा है? सिस्टम फिर भी शांत। चेक्ड, नो एरर। जांग ली का पेशेंस टूटने लगा। फिर से चेक कर, कहीं गलती तो नहीं? सिस्टम, नो एरर। अब जेंग ली बस सिर पकड़कर रह गया। वाह, क्या बेकार सिस्टम मिला है। आखिरकार उसने आर्ग्यू करना छोड़ दिया। ठीक है, जो है सो है। तभी सिस्टम फिर से फ्लैश हुआ। नोविस क्वेस्ट इश्यूड, क्वेस्ट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, कैन नॉट फ्ले। वार्निंग इतनी स्ट्रिक्ट थी कि जेंग ली भी थोड़ा सीरियस हो गया। फेलियर पेनल्टी, सिस्टम फंक्शंस लॉक्ड। और फिर सिस्टम ने अटेम्प्ट भी किया। फंक्शंस इंक्लूड शॉप, स्पिरिचुअल चाई इन्फ्यूजन, इनर डीमन इवेजन, स्पेशल टेलीपोर्टेशन। ये सुनते ही जेंग ली की आंखों में हल्की चमक आई। स्पेशल टेलीपोर्टेशन, इंटरेस्टिंग। सिस्टम ने तुरंत क्वेस्ट एक्सप्लेन किया। जेंग यिंग, जो पैट्रियार्क का बेटा होने का फायदा उठाकर तुम्हें बार बार परेशान करता था, उसे डिफीट करो। ये नाम सुनते ही जेंग ली एक पल के लिए फ्रीज हो गया। जेंग यिंग? उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगी। अरे ये तो ट्रांसमाइग्रेशन के शुरुआत का नाम है। उसने धीरे धीरे अपने इस बॉडी की पास्ट लाइफ रिकॉल की। ग्रेट जाओ डायनेस्टी के चिंग चोंग सिटी में जांग फैमिली, ओरिजिनल ओनर भी जांग ली ही था, पेट्रियार्क का बेटा। लेकिन पेरेंट्स जल्दी मर गए। और फिर जांगिंग, नया पेट्रियार्क का बेटा, पूरे क्लैन का सबसे टैलेंटेड जीनियस और साथ ही सबसे बड़ा बुली। वो हर किसी को परेशान करता था, लेकिन खासकर जेंग ली को, क्योंकि ओरिजिनल जेंग ली वीक था। रजिस्ट करने की हिम्मत ही नहीं थी, बस अंदर ही अंदर गुस्सा दबाता रहा और आखिर में उसी फ्रस्ट्रेशन में मर गया। जांग ली ने धीरे से सांस ली। और तभी मैं यहाँ आया, उसने आगे सोचा। फिर मैंने सिचुएशन समझकर फैमिली छोड़ दी, भाग गया। वो कुछ देर तक चिन पकड़कर सोचता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में रियलाइजेशन चमका। रुको, जांगिंग का टैलेंट लिमिटेड था, मैक्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज और लाइफ स्पैन अराउंड 140 साल। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन आ गया। मतलब अभी तक तो वो कब का मर चुका होगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सीरियस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये नॉविस क्वेस्ट किसी भी एंगल से देखो, ये करंट मेरे लेवल के लिए बना ही नहीं है। सब कुछ सोचने के बाद जेंग ली ने आखिरकार इस घटिया सिस्टम पर ही शक करना शुरू कर दिया। ये चल क्या रहा है आखिर? उसने सीधा सवाल दागा। अभी कौन सा एरा चल रहा है? तुरंत स्क्रीन पर जवाब फ्लैश हुआ। येन कैलेंडर, ईयर 4300। ये सुनते ही जेंग ली के चेहरे पर शॉक साफ दिखने लगा। क्या? अभी तो ईयर 4800 होना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अब समझ आया इसे ग्रोथ सिस्टम क्यों कहते हैं। ये 500 साल लेट एक्टिवेट हुआ है। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, प्लीज वेट फॉर सिस्टम टू रिकन्फर्म टाइम। जांग ली ने तुरंत मौका पकड़ते हुए कहा, मुझे नया क्वेस्ट दे दे। लेकिन सिस्टम ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए रिजेक्ट कर दिया। क्वेस्ट कैनॉट बी चेंज्ड। वो झुंझलाकर बोला, अरे जांग यिंग तो कब का मर चुका है। लेकिन सिस्टम वही टूटा हुआ टेप बनकर रिप्लाई करता रहा, प्लीज वेट फॉर सिस्टम टू रिकन्फर्म टाइम। अब जांग ली का पेशेंस खत्म होने लगा। मैं महायाना स्टेज पर हूं और तू मुझे एक ऐसे आदमी से लड़ने को बोल रहा है जो शायद ची रिफाइनमेंट या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का था। ये तुझे लॉजिकल लगता है, लेकिन सिस्टम बिल्कुल स्टोन वॉल। प्लीज कंप्लीट द नॉविस क्वेस्ट। अब तो ये ईगो क्लैश बन चुका था। जांग ली ने आदेश दिया, सिस्टम रिस्टार्ट। जवाब, प्लीज कंप्लीट द नॉविस क्वेस्ट। उसने और गुस्से में कहा, अनइंस्टॉल हो जा। सिस्टम फिर भी उसी टोन में, प्लीज कंप्लीट द नोविस क्वेस्ट। आखिरकार जेंग ली ने गहरी सांस ली और हार मानते हुए सिर हिलाया। जब तूने ग्रोथ बोला था तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मैं ऑलरेडी 9 प्रोविंसेस का नंबर 1 हूं। और कितना ग्रो करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में हल्की चमक आई। चलो देखते हैं ये बेकार सिस्टम किसी काम का है भी या नहीं। उसने पूछा, सिस्टम क्या तू मुझे उस स्पेशल टेलीपोर्टेशन से इमॉर्टल वर्ल्ड भेज सकता है? इस बार सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, स्पेशल टेलीपोर्टेशन फंक्शन अनलॉक, होस्ट को इमॉर्टल वर्ल्ड ले जाया जा सकता है। ये सुनकर जेंग ली के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ओहो, ये तो काम की चीज है।
उसने तुरंत अगला सवाल ठोका, तो अभी टेलीपोर्ट कर दे मुझे। लेकिन सिस्टम भी कम चालाक नहीं था। प्लीज कंप्लीट द नोविस क्वेस्ट। जांग ली ने हार नहीं मानी। सुन, पहले मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड भेज दे, वहां से मैं अंडरवर्ल्ड जाऊंगा, जेंग यिंग को ढूंढूंगा और वहीं उसे डिफीट कर दूंगा। क्वेस्ट कंप्लीट। लेकिन सिस्टम फिर वही, प्लीज कंप्लीट द नोविस क्वेस्ट। अब उसने स्ट्रैटेजी बदली, टोन सॉफ्ट किया। भाई थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, टैब में डाल दे। तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं एक मरे हुए इंसान से लड़ूं? सिस्टम बिल्कुल इमोशनलेस। प्लीज कंप्लीट द नोविस क्वेस्ट। अब तो जेंगली बस हंसते हुए सिर हिलाने लगा। क्या कचरा सिस्टम है? कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला किया, चलो घर चलते हैं। और वो तुरंत एक नई डायरेक्शन में उड़ पड़ा। लेकिन उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। शायद जेंग यिंग अभी जिंदा हो, टैलेंट एवरेज था, लेकिन हो सकता है लॉन्गेविटी पिल्स खा रहा हो, या किसी एक्सपर्ट ने गाइड कर दिया हो और वो नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया हो, लाइफ स्पैन बढ़ गया होगा। ये सोचकर उसने अपनी स्पीड ऑसिनीपीड और तेज कर दी। वैसे भी मैं सिर्फ मेहनत से यहाँ नहीं पहुंचा, मेरे पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट और इमेजरेबल डाउ बॉडी भी था। कुछ ही देर में जेंग मैनर सामने दिखाई दिया, एकदम भव्य, जैसे पूरी जमीन की रक्षा कर रहा हो। गेट के सामने एक बड़ा सा साइन लटका था, ग्रेट जाओ नेशन चिंगचोंग जंग फैमिली। अंदर एंसेस्ट्रल हॉल में इंसेंस जल रहा था और टैबलेट सजे हुए थे। जंग ली चुपचाप अपनी इनविजिबिलिटी टेक्निक एक्टिवेट करके अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा, वो मर चुका है। उसका दिमाग तुरंत ऑप्शंस ढूंढने लगा। अब क्या करूं? किसी और जेंग यिंग को ढूंढकर उससे लड़ूं, या किसी का नाम बदलवाकर जेंग यिंग रखवा दूं और फिर उसे पीट दूं? तभी उसी बंद कमरे के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसके सबोर्डिनेट्स उसे झुककर रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन वो आदमी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जेंग ली धीरे से उसके पास से ग्लाइड करता हुआ निकला। उसकी नजर उस आदमी पर टिकी रही। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसने गौर से देखा और उसके चेहरे पर सोचने वाली एक्सप्रेशन आ गई। ये आदमी कहीं जांग यिंग जैसा तो नहीं दिख रहा? अगर ये उसका बेटा नहीं है तो पक्का उसका पोता होगा। जेंग ली ने हल्की सी नजर उस आदमी पर डाली और दिमाग में अजीब अजीब आइडियाज घूमने लगे। क्या पता, अगर मैं इसे पीट दूं तो सिस्टम इसे भी जेंग यिंग मान ले। वो खुद ही अपनी सोच पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। कैपिटल के बीचों बीच एक विशाल स्टैचू खड़ा था, एक एंशिएंट फिगर का, स्टाफ पकड़े हुए, जैसे पूरी सिटी की रक्षा कर रहा हो। उसके नीचे लोगों की भीड़, टूरिस्ट्स और लोकल्स का शोर। पूरा माहौल लाइवली था। एक आदमी श्रद्धा से इंसेंस जलाकर प्रार्थना कर रहा था, हे ह्यूमन एम्परर जेंग, मुझे जल्दी कल्चरेशन बॉटलनेक ब्रेक करने का आशीर्वाद दीजिए। पास ही एक पिता अपनी छोटी बेटी को सिखा रहा था, आओ रिस्पेक्ट दिखाओ, ह्यूमन एम्परर जांग को प्रणाम करो, उनसे स्पिरिचुअल ची मांगो। छोटी लड़की ने आज्ञाकारी होकर झुककर प्रणाम किया, लेकिन क्यूरियोसिटी से पूछ बैठी, पापा ये ह्यूमन एम्परर जांग कौन है? पिता मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके लिए हमें 9 प्रोविंसेस का इतिहास समझना होगा। और फिर उसकी आवाज जैसे कहानी में बदल गई। ह्यूमन एम्परर का पैलेस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर माना जाता है। उसका स्टेटस ट्रांसेंडेंशियल है। उसका काम है सभी फोर्सेस के बीच बैलेंस बनाए रखना, ताकि कल्चरेशन पावर्स आपस में लड़कर आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि जब कोई पीक पर पहुंच जाता है तो उसका एक थॉट ही पहाड़ गिरा सकता है, समुद्र पलट सकता है, और अगर 2 ऐसे कल्टीवेटर्स लड़ पड़े तो पूरा 9 प्रोविंसेस तबाह हो सकता है। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और पिता आगे बोलता रहा, एक समय था जब पुराना ह्यूमन एम्परर इसके एंड कर गया था, लेकिन नया एम्परर तय नहीं हुआ था। तब एंशिएंट सेक्ट और इंपीरियल डायनेस्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और वो इतना बढ़ गया कि वॉर छिड़ गई। आधा कॉन्टिनेंट जलने लगा। जो भी बीच बचाव करने आया उसे दोनों तरफ से खत्म कर दिया गया, तब तक जब तक एक सेवियर नहीं आया। जेंग ली वहीं पास खड़ा कैंडीड हॉथॉर्न खाते हुए ये सब सुन रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, थोड़ी नॉस्टैल्जिया, थोड़ी ऑकवर्डनेस। पिता की आवाज गूंजती रही, और फिर जेंग ली आया, नया ह्यूमन एम्परर। उसने लोगों की इच्छा को अपनाया और एंशिएंट सेक्ट के लीडर और इंपीरियल डायनेस्टी के रूलर दोनों को मार गिराया और इस खून खराबे वाले युग का अंत कर दिया। ये सुनकर जेंग ली ने हल्का सा मुंह बनाया, इतना भी ओवर मत करो। सच्चाई ये है कि मैं उन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा। फादर आगे समझा रहा था, ह्यूमन एम्परर जंग दयालु है। वो चाहता तो अपनी ताकत से सभी नेशंस को एक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबको अपने अपने तरीके से ग्रो करने दिया और खुद बस ऊपर से वॉच करता रहा। जांग ली ने हॉथॉर्न का एक और बाइट लिया और मन ही मन सोचा, कल्टीवेटर्स अजीब होते हैं। एक तरफ इमॉर्टैलिटी चाहते हैं, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा भी उतना ही पसंद करते हैं। अगर उन्हें रोकोगे तो एक्सप्लोजन होगा। उन्हें आउटलेट चाहिए। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूम गईं। ग्रेट सिटी वॉल पर खड़े पावरफुल एक्सपर्ट्स और उसका खुद का फैसला, सप्रेस करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन अलाउ करो, म्यूचुअल ग्रोथ होने दो। उसके इमेजिनेशन में पूरा 9 प्रोविंसेस का मैप जैसे जिंदा हो उठा। हजारों छोटे नेशंस,
9 बड़े इंपीरियल डायनेस्टीज, सब एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस में जुड़े हुए, और इसी सिस्टम की वजह से इतने जीनियस पैदा हुए। जंग ली ने हल्का सा सिर हिलाया। नॉट बैड, मैंने ठीक ही सेटअप किया था। उसकी नजर दूर खड़े अपने ही स्टैचू पर गई, जो हल्की सी मिस्टीरियस पावर छोड़ रहा था। ये फेथ पावर है, वो धीरे से बोला। काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन महायान स्टेज पर इसका कोई खास यूज नहीं। उसने अपनी कल्टीवेशन जर्नी याद की और एक लंबी सांस ली। तब मैं लोगों के लिए सच में सोचता था, इसलिए मैंने वो ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन भी बनाया था, ताकि लोगों की विल पावर स्टोर कर सकूं। फ्यूचर ह्यूमन एम्परर के काम आएगा। उसके विचार यहीं रुके और वो धीरे धीरे वापस उसी कैंडीड हॉथॉर्न वाले स्टॉल की तरफ चल पड़ा। चलो कुछ और ले लेते हैं भैया, 2 और कैंडीड हाथों के स्केवर्स देना, जेंगली ने कैजुअली कहा, और वेंडर खुशी खुशी बोला, जी सर, अभी देता हूं। लेकिन तभी पीछे से उठती शोर शराबे की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। 10 दिन हो गए, सिटी लॉर्ड ने अभी तक हमारे बच्चों को ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेजा। हमें सिटी लॉर्ड से मिलना है। हमारे बच्चे यहीं चिंगचोंग में हैं। कृपया ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़िए। लोगों की ये दर्द भरी पुकार सिटी गेट के सामने गूंज रही थी, और जेंगली की आंखों में हल्की सी शंका उभर आई। तभी गेट खुला और अंदर से एक आदमी चिल्लाया, जंग फैमिली का एंसेस्ट्रल वॉरशिप आने वाला है। इतना शोर किस बात का है? हम बहुत बिजी हैं, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये सुनते ही भीड़ भड़क उठी। एक आदमी भी नहीं भेज सकते? ये तो हद है। माहौल गर्म होने लगा था। तभी पास खड़ा यूएन वोइंग लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ, अगर अरेस्ट हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर जांग ली आगे बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग कौन हैं? वोइंग ने उसे देखा और समझाया, ये सब पास के सिटीज से आए हैं। इनके बच्चे गायब हो गए हैं। वो थोड़ा और पास आकर धीरे से बोला, काफी सर्च के बाद इनका ट्रेल यहीं चिंगचोंग तक आया। ये सुनते ही जांग ली के अंदर भी गुस्सा उभर आया। क्या जांग फैमिली का एंसेस्ट्रल वर्शिप इतना इंपॉर्टेंट है कि सिटी लॉर्ड बाकी सब इग्नोर कर दे? उसका काम सिर्फ जंग फैमिली की सेवा करना है क्या? वोइंग तुरंत घबरा गया और उसे चुप कराने लगा। अरे यंग मैन, धीरे बोलो, कहां से आए हो तुम? ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि पास आकर फुसफुसाया, एक सलाह दूं, इसमें मत पड़ो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर जेंगली के ईगो को हल्का सा ठेस पहुंची। मेरे बस की बात नहीं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना स्टोरेज रिंग खोला, और जैसे ही वुइंग की नजर उस पर पड़ी, वो अंदर ही अंदर चौंक गया। स्टोरेज रिंग? ये कोई आम आदमी नहीं है। अगले ही पल जेंगली ने एक जैड पेंडेंट निकाला और शांत आवाज में कहा, मैं जेंगली हूं। ये सुनते ही वुइंग की आंखें फैल गईं। ये तो डाओ सेक्ट का टोकन है। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। सीनियर, अगर आप चाहें तो इस मैटर को हैंडल कर सकते हैं। आइए इधर प्राइवेट में बात करते हैं। वो उसे एक तरफ ले गया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम यूएन वुइंग है। मैं एक पासिंग कल्टीवेटर हूँ। इन लोगों की हालत देखी तो मदद करने की सोची, लेकिन ये केस बहुत अजीब है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। ये इन्फेंट्स मिस्टीरियसली गायब हो रहे हैं, और जब भी हम ट्रेल फॉलो करते हैं वो आकर चिंगचोंग में खत्म हो जाता है। जांग ली ध्यान से सुनता रहा। वुइंग आगे बोला, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 200 सालों से जब भी जांग फैमिली का एंसेस्ट्रल वर्शिप पास आता है, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये सुनते ही जांग ली की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब हर बार? वुइंग ने सिर हिलाया। हाँ, और जो बच्चे गायब होते हैं वो सभी 1 साल से छोटे इन्फेंट्स होते हैं। अब जांग ली ने सीधे सवाल दागा, तुम कहना क्या चाहते हो? कि कोई इन्फेंट्स को किडनैप कर रहा है? वुइंग ने घबराकर हाथ रगड़े। हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए ओपनली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जांग ली अब समझ चुका था। उसकी नजर ठंडी हो गई। सिटी लॉर्ड सब जानता है, लेकिन इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब वुइंग बस दूर देखने लगा। कौन जाने, लेकिन सच्चाई ये है, जंग फैमिली के पीछे ह्यूमन एम्परर जंग का सपोर्ट है। कौन हिम्मत करेगा चिंगचोंग के सिटी लॉर्ड को चैलेंज करने की? उसकी आवाज में हार साफ झलक रही थी। पावर धीरे धीरे सबको अंधा कर देती है। सिर्फ क्विंगचोंग ही नहीं, पूरे ग्रेट झो नशन में शायद ही कोई जेंग फैमिली के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन जेंग ली की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। लेकिन ये ग्रेट जाओ नेशन है। उसके दिमाग में एक पुरानी हिस्ट्री जैसे खुल गई। एक ऐसा नेशन जो लॉ से बंधा हुआ था, जहां नेशंस फेट और लॉ एक दूसरे से जुड़े थे। अगर कोई लॉ तोड़े और उसे पनिश न किया जाए तो नेशंस फेट खुद रिएक्ट करता है, और वर्स्ट केस में रूलर को भी खत्म कर सकता है। लेकिन वुइंग ने बस थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। ये सब लॉज ग्रेट जाओ के हर हिस्से में लागू होते हैं। वो रुका और धीरे से बोला, सिवाय जांग फैमिली के। जितना ज्यादा वुइंग बोलता गया, उतना ही वो खुद चुप होता गया, जैसे उसके मन की सारी डाउट्स बाहर आ रही हों। लोग कहते हैं ह्यूमन एम्परर जांग इम्पार्शियल और सेल्फलेस है, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि उसके दिल में अपने फैमिली के लिए सेल्फिश इंटेंशंस नहीं है? जंग फैमिली जो कुछ कर रही है, शायद ये सब उसकी टैसिट अप्रूवल से ही हो। ये सुनकर जांग ली की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर एक शार्प एज छिपी थी। जहां तक मुझे पता है, ह्यूमन एम्परर जांग 500 साल पहले घर छोड़ चुका है और तब से कभी वापस नहीं आया। अगर ऐसा है
तो जेंग फैमिली से उसका रिश्ता अब तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। लेकिन वुइंग ने तुरंत काउंटर किया, और अगर ये सब उसकी इमेज बनाने का तरीका हो तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्या सच में वो कभी वापस नहीं आया? जांग ली ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। तुमने कहा था कि कोई एविडेंस नहीं मिला, सही? वुइंग ने सिर हिलाया। हाँ, नॉर्मली अगर कोई जिंदा है तो मिल जाता है, और अगर मर गया है तो बॉडी मिलती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसने ठुड्डी पकड़कर सोचना शुरू किया, और अगर बच्चे मर गए होते तो रिजेंटफुल एनर्जी जरूर होती, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिली। उसकी बातों के साथ एक डरावनी तस्वीर जैसे हवा में उभरने लगी, बेगुनाह बच्चों की आत्माएं दर्द और गुस्से से भरी। लेकिन फिर भी कुछ नहीं। जेंग ली चुपचाप सुनता रहा। सिचुएशन जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वुइंग ने धीरे से कहा, इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, छुपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शायद मैं ही गलत हूँ। जैंग ली ने भी दूर देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। ऊपर आसमान में खड़ा उसका स्टैचू अब भी गर्व से चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, सच एक दिन सामने आएगा। लेकिन इस वक्त धूप तेज हो चुकी थी और गर्मी पूरे शहर को जकड़ रही थी। अगले ही पल जंग ली अचानक हवा में उछला और विशाल नीले आसमान में खड़ा हो गया। उसकी नजर पूरे कैपिटल पर थी। ठीक है, डिवाइन सेंस इस्तेमाल करता हूँ। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। कुछ 100 माइल्स तक स्कैन करता हूँ, देखते हैं क्या चल रहा है। अगले ही पल उसकी डिवाइन सेंस पूरे शहर में फैल गई। हर गली, हर कोना, हर शैडो, सब कुछ उसकी नजर में आ गया। मैजिक जैसे हर जगह रिसने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने भौहें चढ़ाईं। कुछ भी अनयूजुअल नहीं। वक्त बीतता गया। दोपहर की तेज धूप धीरे धीरे ढलकर शाम के गुलाबी रंग में बदल गई, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस अभी भी काम कर रही थी। लगातार सर्च, बिना रुके। आखिरकार घंटों बाद उसकी आंखों में एक चमक आई। मिल गया, उसने धीरे से कहा। एक जगह है जहां स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सोचा था आज कुछ नहीं मिलेगा। उसकी डिवाइन सेंस धीरे धीरे जांग मैनर की तरफ कन्वर्ज होने लगी। जैसा सोचा था, बैकयार्ड में एक हिडन स्पेशल डिस्टॉर्शन था, जिसे जांग ली ने तुरंत पहचान लिया। अगर अंदर बाहर मूवमेंट ना हो तो बाहर से डिटेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए पहले कुछ नहीं दिखा। उसकी अवेयरनेस और फोकस्ड हो गई, और तभी उसे एहसास हुआ, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसे मैंने आज देखा था। जेंग यिंग बिल्कुल अनजान, कैजुअली चलता हुआ उस डिवाइन सेंस के बीच से निकल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी फिगर धीरे धीरे दूर होती गई और मैजिक भी फेड हो गया। कुछ देर बाद जेंग ली धीरे से जमीन पर उतरा, सीधे जेंग मैनर के अंदर। वो उसी जगह पहुंचा जहां स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और अचानक वो डिस्टर्शन फैलने लगा। एक मैजिक अरे बन गया, और अगले ही पल एक पोर्टल खुल गया। अंदर से घना धुआं निकलने लगा। एक डरावना भारी सा एहसास पूरे माहौल में फैल गया। जेंग ली कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने वो रास्ता था जो सीधे उन मिसिंग इन्फेंट्स तक जाता था, लेकिन जो उसने अंदर देखा उसने उसका दिल हिला दिया। एक भी बच्चा जिंदा नहीं था। सब के सब चिपचिपे सिरप जैसे किसी चीज में लिपटे हुए मर चुके थे। जांग ली की आंखें ठंडी हो गईं। तो ये सच है? उसकी आवाज भारी हो गई। डेमोनिक कल्चरेशन, लिविंग बीइंग्स को यूज करना एक इंसान को स्ट्रांग बनाने के लिए, और वो भी इन्फेंट्स का ब्लड सैक्रिफाइस। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। दर्द साफ दिख रहा था। सब मर चुके हैं। मैंने सोचा था शायद एक दो को बचा लूं, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। उसका गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। 500 साल तक वापस नहीं आया, ये मेरी गलती थी। ढलती हुई शाम की रोशनी उस पुराने घर में फैल रही थी, और उसके साथ जेंग ली के अंदर उठता हुआ गुस्सा भी। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही जेंग यिंग बाहर कदम रखता है, तभी एक सबो नर्डिनेट घबराया हुआ दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। एंसेस्टर, आपने तो कहा था कि आप सिक्लूडेड कल्टीवेशन में जा रहे हैं, नेसेंट सोल स्टेज के पीक तक ब्रेक करने के लिए। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? क्या आपने डेटी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया? जांग यिंग ने भौहें सिकोड़कर तिरस्कार से हंस दिया। डेटी ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान लगता है तुम्हें? अभी काफी नहीं है। जाओ और बच्चों को पकड़ कर लाओ। उसकी आवाज में ठंडा क्रुएल्टी साफ झलक रहा था। सबोनर्डिनेट घबराकर बोला, लेकिन बाहर जिनके बच्चे गायब हुए हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं, और कुछ रोग कल्टीवेटर्स भी इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं। सबको हम पर शक हो रहा है। जांग यिंग का चेहरा अचानक डार्क हो गया। उसकी असली दरिंदगी सामने आ गई। तो उन बेवकूफों को भी पकड़ कर ले आओ और सबका ब्लड सैक्रिफाइस एक साथ कर देंगे। उन्हें उनके बच्चों से मिलवा देंगे। तभी बिल्कुल उसी पल उसके पीछे अचानक एक आवाज गूंजी। वाह, कितने दयालु हो तुम। जेंग ली उसकी पीठ के पीछे खड़ा था। उसकी आवाज में साफ मजाक था। तो खुद क्यों नहीं नीचे जाकर अपने माँ बाप से मिल लेते? यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही जेंग यिंग का शरीर जैसे जम गया। वो तुरंत पलटा। उसकी आंखों में शॉक था। ये कब आया? मुझे इसकी प्रेजेंस कैसे फील नहीं हुई? लेकिन बिना कुछ बोले उसने तुरंत अटैक स्टांस लिया, और अगले ही पल एक पंच उसकी आंखों के सामने आ चुका था। वो अटैक दिखने में सिंपल था, लेकिन उसमें ऐसी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि स्पेस तक कांप उठा। उसी मोमेंट सिस्टम की आवाज गूंजी। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, जेंग यिंग डिफीटेड।
नोविस क्वेस्ट कंप्लीटेड। धूल और मलबे के बीच सीन धीरे धीरे क्लियर हुआ। चारों तरफ टूटे फूटे मकान, सब हिल चुके थे। सबॉर्डिनेट तो अनलकी था, अटैक का पूरा इम्पैक्ट उसी पर पड़ा। और जांगिंग वो रबल के ढेर में पड़ा तड़प रहा था। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कोई मैजिक यूज नहीं किया, सिर्फ एक पंच और मुझे गिरा दिया। बाहर खड़े लोग पैनिक में गॉसिप करने लगे। अंदर क्या हो रहा है? भूकंप था क्या? जंग फैमिली में क्या चल रहा है? इसी बीच जेंग यिंग दर्द से उठने की कोशिश करता है और अपनी आखिरी ताकत से धमकी देता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं ह्यूमन एम्परर जेंग का कजन हूँ। धूल के बीच जंग ली की परछाई उभरती है। उसकी आवाज में ठंडा कंटेम्प्ट था। ह्यूमन एम्परर जंग का कजन? वो तो कब का मर जाना चाहिए था। जैसे ही ये वर्ड्स गिरे, अचानक एक ऑब्जेक्ट हवा में उड़ा और जेंग यिंग के सामने जा गिरा। एक मेमोरियल टैबलेट। वो हक्का बक्का रह गया। ये तो पूजा के लिए टैबलेट है। तो फिर मेरे सामने कौन खड़ा है? जेंग ली ने बिना किसी एफर्ट के सब क्लियर कर दिया। समझ गया, इन्फेंट्स का ब्लड सैक्रिफाइस करके डेमोनिक पाथ पर कल्चरेशन, नेसेंस, सोल पीक तक पहुंचकर अपनी घटिया जिंदगी को खींचते रहना। जेंग यिंग, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जेंग यिंग डर के मारे पीछे हट रहा था, लेकिन मुंह से अभी भी अकड़ झलक रही थी। मैं ह्यूमन एम्परर जेंग का कजन हूँ, फिर भी मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो? लेकिन जेंग ली ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बस आगे बढ़ता रहा। चिंग चोंग का सिटी लॉर्ड तुम्हें कवर कर रहा है। आसपास के सारे सिटी लॉर्ड्स आंखें बंद किए बैठे हैं। ऊपर का प्रेफेक्ट भी सब छुपा रहा है। हर शब्द के साथ जेंग यिंग का चेहरा और सफेद पड़ता जा रहा था। जेंग इंपीरियल फैमिली का मेंबर होने का फायदा उठाकर तुम जो चाहो कर रहे हो, डेमोनिक कल्चरेशन तक। और सब सोचते हैं ह्यूमन एम्परर ने तुम्हें टैक्ट अप्रूवल दी है क्योंकि तुम उसका ब्लड रिलेटिव हो। वो नहीं चाहता कि तुम बुढ़ापे से मर जाओ, सही है ना? जेंग ली की आंखें ठंडी हो गईं। बस मुझे ये जानना है, क्या ग्रेट जो का एम्परर शी भी ह्यूमन एम्परर जेंग के फैमिली को छूने से डरता है? तभी धूल के पीछे एक और फिगर हिलता हुआ दिखा, लेकिन जेंग ली ने उसे पहले ही सेंस कर लिया था। आ जाओ, कब तक छुपकर तमाशा देखते रहोगे? अगले ही पल एक आदमी बाहर आया, हंसते हुए बोला, अरे थोड़ा ज्यादा हैवी हैंड नहीं हो गए तुम? पास वाला सिटी लॉर्ड मैनर तो आधा गिर गया है। जंगली ने इस पूरे सीन को ऐसे देखा जैसे दो निशाने एक साथ लग गए हों। उसे कोई एक्स्ट्रा फस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी मैं बस इसका गंदा अड्डा तोड़कर एक्सपोजर ही कर रहा था। एविडेंस ढूंढने की मेहनत बच गई। उसके पहले वाले अटैक ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया था, और अब जो सामने था उसे देखकर नीचे खड़े लोग डर से कांप उठे। जमीन पर हर तरफ ह्यूमन स्कल्स बिखरे पड़े थे। ये इतने सारे स्केलेटन्स, ये तो सब इन्फेंट्स के हैं। भीड़ में हलचल मच गई। क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए लोग सिटी लॉर्ड के पास रो रहे थे? उसी वक्त शी ने सिचुएशन को एक नजर में समझ लिया। उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। ग्रेट जाओ का एम्परर होते हुए मेरे ही डोमेन में इतना बड़ा अपराध हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। उल्टा तुम्हें एक्शन लेना पड़ा। जेंग ली ने धीरे से अपना हैट उतारा और गंभीर आवाज में बोला, 500 साल तक मैंने अपने फैमिली की तरफ देखा तक नहीं। उन्हें शुरुआत में ही रोकना चाहिए था। ये मेरी भी गलती है। अगले ही पल उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी असली पहचान रिवील कर दी। पूरा माहौल एकदम हैवी हो गया। जंग यिंग ये सुनते ही कांप उठा। योर मैजेस्टी, ह्यूमन एम्परर जंग। भीड़ में खड़े लोग तुरंत घुटनों पर गिर गए। हमें नहीं पता था, ये खुद ह्यूमन एम्परर हैं। उधर युआन वोइंग तो पूरी तरह स्टंट था। ये ही ह्यूमन एम्परर है? लेकिन फिर डेओस एक्ट टोकन? उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। जेंग यिंग जमीन पर कांपते हुए खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करने लगा। मैंने इन्फेंट्स को नहीं मारा, योर मैजेस्टी। देखिए, मेरे शरीर पर कोई रिजेंटमेंट नहीं है। उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ थी। लेकिन जांग ली ने थके हुए अंदाज में कहा, तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैंने शी को यहां बुलाया। तभी वुइंग को भी रियलाइजेशन हुआ, ओह, ये तो ग्रेट जाओ इंपीरियल फैमिली का डाओ ऑफ टाइम है। शी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डिसिप्लिन और अथॉरिटी साफ दिख रही थी। मैं टाइम रिवर में जाकर देखूंगा तुमने क्या किया है। ये सुनते ही जेंग यिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसी ट्रायल से कम नहीं था। शी ने ठंडे स्वर में कहा, ग्रेट झाओ के कानून के अनुसार तुम्हें डेथ सेंटेंस मिलेगा। उसने हाथ उठाकर सील बनाया और अगले ही पल स्पेस में एक क्रैक खुल गया। उसका शरीर धीरे धीरे उसमें समा गया और फिर सब कुछ गायब। कुछ ही पलों बाद वो वापस लौटा। उसकी आंखों में अब कोई डाउट नहीं था। डिमोनिक पाथ कल्टिवेशन, इन्फेंट्स का ब्लड सैक्रिफाइस, ये सब तुमने किया है। उसकी आवाज गूंज उठी। इसे तुरंत सेलेस्टियल प्रिजन ले जाओ और तय दिन पर इसके बॉडी और सोल दोनों का एनाइलेशन किया जाएगा। जंग यिंग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और वो बिना कुछ बोले सिर झुकाकर फैसला स्वीकार कर लिया। साथ ही बाकी सिटी लॉर्ड्स और ऑफिशियल्स भी जिन्होंने इसे कवर किया था, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जांग ली अभी खत्म नहीं हुआ था।
उसकी नजर ठंडी हो गई। मुझे एक बात जाननी है। वो धीरे धीरे जेंग यिंग के पास आया। तुम्हें ये मेथड कहाँ से मिला? इन्फेंट्स के ब्लड सैक्रिफाइस से कल्चरेशन करने का? जेंग यिंग के सारे सीक्रेट्स अब छुपे नहीं रह सकते थे। वो पूरी तरह डिस्पेयर में डूब चुका था। जांग ली ने एक और सवाल दागा, और तुम्हें कैसे पता चला कि फेथ पावर से इन्फेंट्स का रिजेंटमेंट मिटाया जा सकता है? अब जेंग यिंग के पास छुपाने को कुछ नहीं बचा था। वो कड़वी हंसी हंस पड़ा। तुम वाकई में कमाल हो जेंग ली। महायान स्टेज, परफेक्ट टैलेंट, हेवनली स्पिरिचुअल रूट, इमेजरेबल दाओ बॉडी। उसकी आवाज में जलन साफ थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। एवरेज टैलेंट, कुछ भी खास नहीं। लेकिन ये सब बस एक बेहुदा जस्टिफिकेशन था उसके गुनाहों के लिए। अगर ट्रिक्स का सहारा न लेता तो मैं पूरी जिंदगी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में ही मर जाता। जांग यिंग की आवाज कांप रही थी, लेकिन जांग ली ने तुरंत उसे काट दिया। बस यहाँ इनोसेंट बनने का नाटक मत कर। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। जब मैंने कल्टीवेशन शुरू किया था, मेरा हेवनली स्पिरिचुअल रूट खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया था, और मेरा इमेजरेबल डाओ बॉडी पूरी तरह ब्लॉक था। उसने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया, जहां एक गहरा भयानक स्कार साफ दिख रहा था। ये दर्द, ये स्ट्रगल, इसी ने मुझे एक एक कदम आगे बढ़ाया। जंग यिंग सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन धीरे से बोला, मेरा बॉडी भी कोई खास नहीं था। सबसे बेकार 5 एलिमेंट्स वेस्ट बॉडी, वरना मैं तुमसे डरता नहीं। जंग ली ने भौहें सिकोड़ ली। मेरे सामने अपनी छोटी मोटी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं महायान स्टेज तक पहुंचा हूं। कितनी बार मौत के करीब गया हूं, इसकी गिनती भी नहीं है। वो ऊपर खड़ा था, जैसे कोई जज किसी अपराधी को सजा सुना रहा हो। मैं कमजोरों को बुली नहीं करता, लेकिन तुमने इन्फेंट्स का स्लॉटर किया। ये इंसानियत के खिलाफ है। अब जेंग यिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। सब कुछ 380 साल पहले शुरू हुआ। उसकी आवाज धीमी होती गई। तब मैं मरने के कगार पर था। मेरी उम्र खत्म होने वाली थी, और मैं सिर्फ मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक ही पहुंच पाया था। उसकी आंखों में उस वक्त का डर फिर से झलकने लगा। तभी एक ब्लैक रोब्स वाला आदमी मेरे सामने आया। उसने बस उंगली से इशारा किया, और मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से सीधे गोल्डन कोर तक पहुंच गया। अचानक मिली नई जिंदगी ने उसे अंदर से बदल दिया। मैं जीना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसने सिर झुका लिया। उसी ने मुझे इन्फेंट ब्लड सैक्रिफाइस का तरीका बताया। उसकी आवाज में गिल्ट था। मैं हेजिटेंट था। डर था कि रिजेंटमेंट एक्सपोज कर देगा। लेकिन उसने कहा, फेथ पावर सब मिटा देगी। हर शब्द के साथ उसका सिर और नीचे झुकता गया। फिर वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया। जेंग ली चुप हो गया। पूरा मामला अब उसके सामने साफ था, लेकिन जितना साफ होता जा रहा था उतना ही डेंजरस लग रहा था। अगर मैं महायान स्टेज तक फेथ पावर के सहारे नहीं पहुंचा होता तो ये मामला मुझे ही डिस्ट्रॉय कर देता। उसने आसमान की तरफ देखा, नीला साफ आसमान, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। ये सिर्फ डिमोनिक पाथ फैलाने की बात नहीं है, ये मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। वो गहराई से सोचने लगा। 380 साल पहले, तब मैं सिर्फ ह्यूमन एम्परर का कैंडिडेट आ रहा था। क्या उस ब्लैक रोब्स वाले ने हर कैंडिडेट के लिए ट्रैप छोड़ा था? जितना वो सोचता गया, उतनी ही उसकी ओरिजिनल प्लान्स बिगड़ती गईं। मैं तो बस एक सिंपल सिस्टम मिशन कर रहा था, और ये तो डेटा के बाहर की चीजें निकल आईं। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कैपिटल सिटी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, और उसी के बीच जांग ली और शी साथ साथ चल रहे थे। जांग ली ने हल्के टोन में कहा, 380 साल पहले वाला ब्लैक रोब्स आदमी, अफसोस मैं इतना पीछे नहीं जा सकता। फिर उसने मजाक में कहा, ओल्ड शी, क्या तुम कर सकते हो? शी ने एक नजर उसकी तरफ देखा। सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब बचने का रास्ता नहीं था। जेंग ली ने साफ कह दिया, तुम एक कल्टीवेटर हो, लेकिन कल्टीवेट करना नहीं चाहते। डबल प्यूपिल्स जैसा टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। फिर उसने सीधा सवाल दागा, अगर तुम्हें 80 साल पीछे भेजना पड़े तो तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, है ना? शी ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, अगर कर सकता हूं तो करके दिखाऊं। जेंग ली ने हल्की सी हंसी छोड़ी, करना तो चाहता हूं, लेकिन डाउ ऑफ टाइम। ये सिर्फ टैलेंट से नहीं, प्योर कंप्रीहेंशन से आता है। मैंने कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाया। उसकी आवाज गहरी हो गई। डबल पिल्प्स, एम्परर शान, जिसने तुम्हारा एम्पायर बनाया, ये एक रेयर गिफ्ट है, और ये डॉ ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट है। जी ने भी आखिरकार टाइम के पीछे छुपा सच देख लिया। हाँ, लेजेंड के अनुसार एम्परर शान ओरिजिनली टाइम रिवर की एक मछली था। किसी अननोन अपॉर्चुनिटी से वो टाइम रिवर से बाहर कूद गया, और फिर ह्यूमन बनकर 9 प्रोविंसेस में आया और ग्रेट जाओ एम्पायर की स्थापना की। उसके शब्दों में हिस्ट्री की गहराई झलक रही थी। इसलिए ग्रेट जाओ के डिसेंडेंट्स नेचुरली डाओ ऑफ टाइम के बेहद करीब होते हैं। ये सुनकर जेंग ली ने ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन दिया और हंसते हुए जी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, इसीलिए तो कह रहा हूं, थोड़ा मेहनत से कल्टीवेशन कर लिया करो, ओके? जीआई कुछ बोल पाता उससे पहले ही जांग ली ने बहाना बना लिया, ठीक है, अब चलता हूं, बाय। जैसे उसे इस चैटी कॉन्वर्सेशन से छुटकारा चाहिए था। धीरे धीरे रात ने पूरे आसमान को घेर लिया। सिर्फ थोड़ी सी शाम की रोशनी बची थी। उसी अंधेरे में एक लड़की की जेड जैसी चमकती बॉडी हल्के से दिखाई दी।
और उसके आसपास कुछ गंदे इरादों वाले आदमी अचानक प्रकट हो गए। वाह, कितनी खूबसूरत है! ऐसी सुंदरता इस दुनिया में सच में है। मुझे तो इसे अपना बना लेना है। उनकी आवाजों में दरिंदगी साफ थी, लेकिन उसी समय आसमान में कहीं और जेंग ली ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा था। नीचे की क्योटिक दुनिया उससे दूर होती जा रही थी। वो एक पॉइंट पर रुक गया और कैजुअली बोला, सिस्टम। तुरंत एक पैनल सामने आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने कठिन कल्टीवेशन और कठिन बैटल के बाद जांग यिंग को डिफीट किया। ये सुनकर जांग ली का चेहरा ब्लैंक हो गया। कठिन बैटल? ये कब हुआ? सिस्टम ने पूछा। डू यू वांट टू रिसीव द रिवॉर्ड? उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, रिसीव। अगले ही पल एक पावर उसके पूरे बॉडी में फैल गई, लेकिन जेंग ली ने बस नाक सिकोड़ ली। इतनी सी पावर, ये तो मैं 1 सेकंड में खुद बना सकता हूँ। फिर भी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। खैर, छी रिफाइनमेंट स्टेज का है, चलो ठीक है। उसके हाथ में एनर्जी बबल कर रही थी और वो हल्का सा नॉस्टैल्जिक हो गया। अगर ये पावर मुझे पहले मिलती तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ही परफेक्ट रेल्म अचीव कर लेता, लेकिन अगले ही पल उसने उसे बिना हिचकिचाहट के फेंक दिया। अच्छी चीज है, लेकिन अब मेरे किसी काम की नहीं। वो खुद पर हंस पड़ा। कौन अननोन ओरिजिन की पावर रिफाइन करता है? तभी सिस्टम ने और रिवॉर्ड्स दिखाए। ड्रैगन टाइगर मिरर, बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक, मिड ग्रेड स्पिरिट सोड। जांग ली ने थोड़ा सोचा, फिर रैंडमली एक उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका फंक्शन देखा वो हंस पड़ा। यूजलेस आइटम नंबर 2, और पहला यूजलेस आइटम तो वो नोविस रिवॉर्ड था। तभी सिस्टम फिर से फ्लैश हुआ। न्यू मिशन, और हमेशा की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा। हुआ शन सेक्ट में शामिल होने के बाद सेक्ट के ग्रेट एल्डर यिनबो का ग्रैंड नेफ्यू तुम्हें नीचा दिखाता है क्योंकि तुम्हारा 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट सेक्ट का लेवल गिरा रहा है। उसे डिफीट करो। फिर सिस्टम ने टेम्पटेशन भी डाल दिया। मिशन स्किप कर सकते हो, लेकिन रिवॉर्ड मिस हो जाएगा। एनलाइटनमेंट चांस, मिस्टीरियस मैप का पीस, हाई ग्रेड स्पिरिट टूल। ये सुनते ही जांग ली की आंखों में इंटरेस्ट आ गया। मिस्टीरियस मैप, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मिशन एक्सेप्ट। और जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, सिस्टम ने नया फीचर अनलॉक कर दिया। शॉप अनलॉक। जांग ली हल्का सा एक्साइटेड हुआ। अच्छा फीचर है। ओपन शॉप पैनल खुला। ढेर सारे आइटम्स सामने आ गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये सब क्या है? सब इसी दुनिया की चीजें। उसने थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर कहा, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, न्यूक्लियर बॉम्ब, सैटेलाइट या इमॉर्टल वर्ल्ड की चीजें। एक और अजीब सा ख्याल जंगली के दिमाग में आया, आधा मजाक आधा सीरियस। मोबाइल हो या ना हो, असली मजा तो ये जानने में है कि न्यूक्लियर बम को सीधे झेलने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वो खुद ही हंस पड़ा। कम ऑन। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे शॉप में कुछ भी पसंद नहीं आया। तो उसने सीधा पूछ लिया, सिस्टम, क्या यहाँ दूसरे वर्ल्ड्स के आइटम्स नहीं हैं? सिस्टम ने छोटा सा रिप्लाई दिया, होस्ट पहले दूसरे वर्ल्ड में जाए। जांग ली ने लंबी सांस ली और मन ही मन ताना मारा, और एक बेकार फंक्शन। अगर मैं खुद ही दूसरे वर्ल्ड जा सकता हूँ तो फिर तेरी क्या जरूरत है? फिर उसने प्रैक्टिकल अप्रोच लिया। सिस्टम, आइटम्स को रिक्वायर्ड सोर्स पॉइंट्स के हिसाब से सॉर्ट कर, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तुरंत पैनल अपडेट हो गया। नंबर 1, ह्यूमन एम्परर पैलेस टेक्निक्स कंपेंडियम। नंबर 2, Dao Sect Heavenly Seal. Number 3, Tribulation Transcendence Puppet. Number 4, Immortals Manuscript. जांग ली ध्यान से पढ़ने लगा और अचानक उसकी नजर एक चीज पर अटक गई। हेवनली सील, ये तो डाओ सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर है। ये यहाँ कैसे आ गया? उसकी आंखों में शक चमक उठा। कहीं ये सिस्टम चीजें क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सीधे सेक्ट्स से चुरा रहा है? कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। छोड़ो, अभी मिशन पे फोकस करते हैं। उसने सिस्टम को बंद कर दिया। शॉप क्लोज। फिर तुरंत प्लान बनाया। पहले ह्यूमन एम्परर पैलेस से कांटेक्ट करता हूँ। ट्रिबुलेशन के बाद सीधे यहाँ आ गया था। पता नहीं वहां कोई मुझे ढूंढ भी रहा है या नहीं। उसने हाथ उठाया, एक कम्युनिकेशन टैलिस्मन समन किया और आदेश दिया, ह्यूमन एम्परर पैलेस हेड जांग कोंग हू को कनेक्ट करो। जैसे ही कनेक्शन बना, सामने जांग कोंग हू का चेहरा दिखा, लेकिन हालत देख के जांग ली खुद चौंक गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, ब्रूजेस से भरा हुआ, और वो जोर से चिल्लाया, ब्रदर जांग, मैं भी तुम्हें कांटेक्ट करने वाला था। बहुत बड़ा मामला हो गया है। लेकिन जांग ली का ध्यान कहीं और था। पहले ये बता, तेरे चेहरे का क्या हाल है? उसने उसे गौर से देखा। ये वही जेंग कोंग हू है जो अपने बॉडी से ट्राइबुलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज कल्टीवेटर से लड़ सकता है, और आज ये हालत। बिना इंतजार किए उसने गैस मारना शुरू कर दिया। तू फिर से अपनी वाइफ से लड़ पड़ा क्या? नहीं। सेलेस्टियल डीमन अटैक? नहीं। तूने ओल्ड बुदा सुमारू को वर्मिचेली वाला ब्रेस्ड पोक खिलाया? कोंग हू ने थक कर कहा। नहीं। जांग ली ने हाथ उठा दिए। ठीक है, मैं हार गया, तू ही बता। स्क्रीन के उस पार कोंग हू ने सार्केज्म से कहा, भाई, तुम्हारी लक ऐसी है कि अगर लॉटरी भी खेलो तो नेल ही निकलेगा। तुमसे गैस करवाना बेकार है। जांग ली थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ठीक है, बोल।
अब कॉन्ग हू सीरियस हो गया। एक ब्यूटी है जो लड़ाई करना चाहती है। जेंग ली का चेहरा ब्लैंक हो गया। क्या? उसने सोचा शायद उसने गलत सुना। एक ब्यूटी फाइट करना चाहती है, इसमें बड़ी बात क्या है? तब कांग हू ने पूरी कहानी खोलनी शुरू की। कुछ साल पहले मंगजेंग इंपीरियल डायनेस्टी के एम्परर ने एक कॉन्कुबिन रखी, इतनी खूबसूरत कि उसे गोल्डन हाउस में छुपाकर रखा, किसी को देखने तक नहीं दिया। खुद भी कोर्ट छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। जेंग ली ध्यान से सुनता रहा और कामली सोचा, ऐसे एम्परर्स होते हैं, कुछ ब्यूटी में खो जाते हैं, कुछ कल्टीवेशन में डेकेड्स तक सिक्लूडेड रहते हैं। ये नॉर्मल है, ह्यूमन एम्परर पैलेस का मामला नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर हर लेजी एम्परर को हैंडल करना पड़े तो बेहतर है पूरा 9 प्रोविंसेस ही यूनिफाई कर दूं। लेकिन कांग हू अभी गॉसिप मूड में था। सुनने में आया है वो एम्परर उस कॉन्कुबिन के साथ कुछ भी नहीं करता, बस उसे देखता रहता है। जेंग ली ने भौहें उठाई। सिर्फ देखता है? कॉन्ग हू ने सिर हिलाया। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने आगे बताया, ग्रेट वे इंपीरियल डायनेस्टी का एम्परर एम्परर वे, उसका मांग जांग एम्परर से अच्छा रिलेशन है। वो सिक्लूजन से बाहर आया और सीधे गोल्डन हाउस में उससे मिलने चला गया, साथ में कल्टीवेशन डिस्कस करने। उसकी आवाज धीरे धीरे हैवी हो गई, जैसे असली कहानी अब शुरू होने वाली हो। कांग हू आखिर सीधे मुद्दे पर आ गया और यहीं से असली ट्रबल शुरू हुआ। उसने जो जानकारी थी वो दी और फिर पूछा, मुझे याद है एम्परर वेई को भी सुंदर औरतों का बहुत शौक है, तो उसने मंग जंग एम्परर की कॉन्कुबिन मांग ली, लेकिन उसने मना कर दिया, सही? जंग ली ने हल्का सा सिर हिलाया। हम। कांग हू तुरंत बोला, बिल्कुल। फिर एम्परर वेई ने कहा, स्पिरिट स्टोन्स, टेक्निक्स, यहां तक कि टेरिटरी तक दे दूंगा। लेकिन मंग जांग एम्परर नहीं माना और फिर दोनों भिड़ गए। सीधे हाथापाई तक बात पहुंच गई। आधा इंपीरियल पैलेस गिर गया। ये सुनकर जेंग ली ने उसे घूरा। तो ये है तुम्हारा ब्यूटी वांट्स टू फाइट वाला समरी? भाई ये तो डेंजरस लेवल की शॉर्ट फॉर्म है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, शायद इसे कम्युनिकेशन के लिए कोई ट्यूटर दिलवाना पड़े। लेकिन उसने उस थॉट को वहीं रोक दिया और सिचुएशन पर फोकस किया। दो इंपीरियल डायनेस्टीज के बीच वॉर, ये छोटा मामला नहीं है। उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर एम्परर खुद लीड करेगा तो लाखों सोल्जर्स शामिल होंगे। फिर उसका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन में चला गया। और ये सिर्फ मॉर्टल आर्मी नहीं होगी, छी रिफाइनमेंट से लेकर गोल्डन कोर तक के कल्टिवेटर्स और नेसेंट सोल के ऊपर वाले भी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये मेरे पिछले वर्ल्ड के वर्ल्ड वॉर जैसा होगा। उसने खुद से कंपेयर किया। 6th लेवल, छी रिफाइनमेंट बराबर एम्यूनिशन, गोल्डन कोर बराबर टोमाहॉक मिसाइल। उसके माथे पर पसीना नहीं था, लेकिन टेंशन साफ थी। अगर ये वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ 2 नेशंस नहीं, पूरा 9 प्रोविंसेस चेन रिएक्शन में फंस सकता है। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैसला लिया, ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। पहले समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं माने तो फोर्स से समझाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो कैलकुलेट कर रहा था, 1 मिलियन आर्मी से लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन कितना फोर्स यूज करना है ये ट्रिकी है। फिर उसे कुछ याद आया, वैसे तुझे किसने मारा? उसने कांग हू की तरफ देखा। ये हाल किसने किया? कांग हू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। यही तो मेन प्रॉब्लम है। उसने सिर खुजाया। जब मुझे पता चला दोनों एम्परर्स लड़ रहे हैं तो मैं उन्हें रोकने गया। आखिर ह्यूमन एम्परर पैलेस का काम है स्टेबिलिटी मेंटेन करना। वो थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन जैसे ही मैंने उस कॉन्कुबिन को देखा, उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरा पूरा सोल जैसे खिंच गया। उसके दिमाग में वो सीन फिर से फ्लैश हुआ। वो इतनी सुंदर थी, जैसे कोई सेलेस्टियल मेडन। फेरीज भी उसके सामने कुछ नहीं। उसकी आंखों में वही मोमेंट झलक गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने वहीं बोल दिया, वो मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता। फिर वो वर्तमान में लौट आया, सिर झुकाकर बोला, उस वक्त मैं बस उसे ले जाना चाहता था, मेरा बॉडी कंट्रोल में नहीं था। और फिर उसने जो कहा वो सुनकर जेंग ली भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। मैंने खुद को मारकर होश में लाया। कांग हू ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, कोई और तरीका नहीं था। बाहर से ये जोक लग सकता था, लेकिन जेंग ली के दिमाग में अलार्म बज चुका था। ये मामला सिंपल नहीं है। उसने खुद एनालिसिस किया। दोनों एम्परर्स तो वैसे भी लस्टफुल टाइप हैं, उनके लिए फाइट करना अनयूजुअल नहीं। लेकिन उसकी नजर कॉन्ग हू पर गई। ये ऐसा नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रॉन्ग माइंड वाला है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर ये भी कंट्रोल लूज कर दे तो इसका मतलब वो कॉन्क्यूबाइन नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसने ये बात सीधे नहीं कही, बस कैजुअली पूछा, दोनों नेशंस का ड्यूअल कब है? कॉन्ग हू ने तुरंत जवाब दिया, 20 दिन बाद, फाइट टू द डेथ। जांग ली ने धीरे से आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी सीरियस मुस्कान आई। तो असली गेम अब शुरू होगा। जंगली ने कुछ आखिरी इंस्ट्रक्शंस देकर कहा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, वहां तक आधा दिन लगेगा, तुम दोनों एम्परर्स पर नजर रखना। कांग हू ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है। और फिर रात ने पूरे आसमान को ढक लिया। चांद की हल्की रोशनी बस झांकने की कोशिश कर रही थी। उसी अंधेरे धुंधले आसमान में झेंग ली की फ्लाइंग फिगर तेजी से आगे बढ़ रही थी। दूर से ही उसे वो केओस दिख गया, जैसा कॉन्ग हू ने बताया था। लेकिन एक चीज अलग थी, हम 3 लोग। अगले ही पल साफ दिखा, तीसरा भी कॉन्ग हू ही था और वो खुद चिल्ला रहा था, ब्यूटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लायक होती है। ग्रेट वे एम्परर पीछे नहीं हटा।
दूर हट ब्रूट। और मांगजंग एम्परर भी गरजा, ये मिंग जंग डायनेस्टी है, यहाँ सब मेरी बात मानेंगे। तभी आसमान से अचानक जेंगली उतरा। उसकी आवाज में सीधा ताना था, मैंने तुम्हें वॉच करने को कहा था, तुम खुद भी सिड्यूस हो गए। बिना एक सेकंड गनवाए वो आगे बढ़ा और सीधा कॉन्ग हू के सिर पर एक जोरदार वार किया। शांत हो जाओ। मांगजंग भाग भी नहीं पाया, सीधा मुंह पर पंच पड़ा। होश में आओ। और ग्रेट वेई, उसका भी वही हाल, एक हिट और तीनों सीधे जमीन पर। जमीन तक कांप उठी, धूल चारों तरफ उड़ गई। कुछ सेकंड बाद कांग हू लड़खड़ाते हुए उठा। अब शायद होश में हूं। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन भाई जेंग, इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी, लगभग खत्म ही कर दिया था। जेंग ली धीरे धीरे नीचे उतरा, हाथ पीछे बांधे और ठंडी नजर से तीनों को देखा। अच्छा है, कम से कम इतनी समझ थी कि जमीन पर फाइट नहीं की, वरना मैं तुम्हें सीधे अंडरवर्ल्ड भेज देता। कॉन्ग हू तो आदत का पक्का था, हंसकर टाल गया। लेकिन बाकी दोनों एम्पर्स कांपते हुए झुक गए। ह्यूमन एम्पर्स जेंग। जेंग ली ने ज्यादा लेक्चर नहीं दिया, सीधा मंग जेंग की तरफ बढ़ा। मुझे उस कॉन्कुबिन से मिलना है। मंग जेंग ने तुरंत रिस्पेक्ट दिखाया। आइए। दोनों अंदर मेन हॉल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो अंदर गया, मंग जेंग पीछे पीछे एक्सप्लेन करता रहा। वो ज्यादातर सोती रहती है, मैंने उसे 3 साल पहले यहाँ लाया और वो तब से सो ही रही है। बाहर कितना भी शोर हो, वो नहीं जागती। हॉल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो गया हो। और वहां वो थी। उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे क्लियर हुआ, इतनी सुंदर कि देखता ही रह जाए इंसान, जैसे सारी दुनिया की ब्यूटी एक जगह इकट्ठा हो गई हो। जंग ली की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये अगले ही पल वो चुप हो गया और गहराई से देखने लगा। मैंने इसे पहले देखा है। उसकी आंखों में एक पुरानी याद उभरी। नहीं, ये वही नहीं, लेकिन उसे एक पेंटिंग याद आई, एक फॉरबिडन पेंटिंग जो साधारण इंक और पेपर से बनी थी, लेकिन डेंजरस मानी जाती थी, क्योंकि उसमें जो औरत थी उसे मरना था। जांग ली धीरे से बुदबुदाया, ये उस पेंटिंग जैसी दिखती है। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज सोचने लगा, क्या ये वही है या सिर्फ रिजेम्बलेंस? तभी मांग जांग बेचैन हो गया। बस अब और मत देखो, वो मेरी है। जांग ली ने बिना इमोशन के उसका कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। चलो बाहर। मांग जांग हांफते हुए बोला, छोड़ो, सांस नहीं आ रही। बाहर आकर चारों आमने सामने खड़े हो गए। मंग जंग ने सीधा सवाल किया, ह्यूमन एम्परर जंग, तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ उसे देखकर? जंग ली ने कामली जवाब दिया, फीलिंग्स? हाँ, वो बहुत सुंदर है। ग्रेट वे एम्परर को यकीन नहीं हुआ। बस इतना? जेंग ली ने कंधे उचका दिए। मेरे लिए गोल्डन हाउस की वो लड़की सबसे सुंदर है। बस। कांग हू ने शक से देखा। सिर्फ इतना? मांग जिंग ने जोर देकर कहा, तुम्हें ये फील नहीं हुआ कि वो सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए? एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग। लेकिन जंग ली का चेहरा स्टोन जैसा था। नहीं। उसके जवाब के बाद कांगू की आंखों में रिस्पेक्ट आ गया। ब्रोदर जंग। बाकी दोनों एम्परर्स ने भी तुरंत थम्स अप दिया। ह्यूमन एम्परर जंग। तीनों एक साथ उसकी तारीफ करने लगे। आपकी मेंटल फोर्टिट्यूड सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन जांग ली ने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। उसका ध्यान वापस असली मुद्दे पर चला गया। ये औरत तुम्हें मिली कहाँ? मांग जंग ने बिना छुपाए सब बता दिया। कुछ समय पहले वेस्टर्न बीस्ट रीजन में मैं अकेले डीप फॉरेस्ट में गया था। वहां एक एंशिएंट ट्री के अंदर ये सोती हुई मिली, बिल्कुल सेलेस्टियल जैसी। उसने हल्की शर्म के साथ कहा, मुझे लगा मेरा मॉर्टल बॉडी इसके लायक नहीं है, इसलिए मैंने वॉइड टावर की पावर से इसे डायरेक्टली पैलेस में ले आया, गोल्डन हाउस बनाया और इसे शांति से सोने दिया। ये सुनकर जांग ली की आंखें थोड़ी डार्क हो गईं, जैसे वो कुछ कनेक्ट कर रहा हो। और अचानक उसने फैसला सुना दिया, इस औरत के पीछे बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं रेड डस्ट प्योर लैंड जा रहा हूँ, कुछ कंफर्म करना है। जाने से पहले उसने तीनों को इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम दोनों एम्परर्स अपने दिल को स्टेबल रखना, इसकी ब्यूटी के चक्कर में मत पड़ना। फिर कॉन्ग हू की तरफ देखा, और तुम गेट गार्ड करना, जब तक मैं वापस ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। कॉन्ग हू ने तुरंत जवाब दिया, यस। लेकिन जैंग ली अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। उसने अपनी उंगली में पहनी रिंग एक्टिवेट की, जस्ट इन केस। अगले ही पल एक गोल्डन कॉइन उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने उसे जोर से पकड़ा और कॉइन से पावरफुल एनर्जी निकलने लगी। एक ही पल में एक सॉलिड प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बन गया जो पूरे एरिया को कवर कर रहा था। पीछे खड़ा कॉन्ग हू ये देखकर हैरान रह गया। ब्रदर जांग, आपने फॉर्मेशन बनाना कब सीख लिया? आपने तो कल्टीवेशन के बाकी आर्ट्स पूरी तरह छोड़ दिए थे। वो खुद सोचने लगा। ब्रदर जांग का कॉम्बैट पावर टॉप है, लेकिन फॉर्मेशंस, एल्केमी, आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट, इन सब में तो जीरो टैलेंट। उसके दिमाग में एक पुराना सीन फ्लैश हुआ। मास्टर समझा रहा था, ह्यूमन एम्परर जेंग, आपका फॉर्मेशन टैलेंट थोड़ा। और जेंग ली ने वहीं बोल दिया था, छोड़ो, मैं नहीं सीख रहा। अब कॉन्ग हू ने फिर पूछा, तो ये सीखा कहां से? जांग ली ने कैजुअली जवाब दिया, ओल्ड बी से। फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, असल में दाओ सेक्ट मास्टर ने जो जेड स्लिप दिया था उसी से। अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी। 9 प्रोविंसेस के वेस्टर्न रीजन में 2 बड़े सेक्ट्स थे। एक बुद्धिस्ट सेक्ट
जो कंपैशन और मेरिट पर चलता था, और दूसरा रेड डस्ट प्योर लैंड, जो सिर्फ महिलाओं का सेक्ट था, ऑलमोस्ट रिक्लूसिव। दुनिया बस उसका नाम जानती थी, लेकिन किसी ने असल में उन्हें देखा नहीं था। उनके बारे में लेजेंड्स फैले हुए थे, ऐसी ब्यूटी जो इनलाइटन मंक का दिल भी हिला दे। कहा जाता था कि उनके फाउंडर की सुंदरता इतनी अनमैच्ड थी कि बुद्धा का दिल भी डगमगा गया था। सीन शिफ्ट होता है। नीले साफ पानी के बीच एक विशाल चट्टान, और उसके सामने जेंग ली खड़ा था। वो धीरे से बोला, मैं जेंग ली, रेड डस्ट प्योर लैंड में आने की अनुमति चाहता हूँ। कृपया क्षमा करें। उसके शब्द खत्म होते ही उस चट्टान में एक ओपनिंग बन गई, जैसे कोई मैजिकल आई खुल गया हो। एक पावरफुल ऑरा बाहर निकला और धीरे धीरे अंदर का हिडन वर्ल्ड रिवील होने लगा। तब फिगर बाहर आई, दाओइस्ट नन चिंग यू। उसकी प्रेजेंस मैजेस्टिक थी और उसके पीछे प्योर हार्ट सेंट, जिसकी ऑरा जेंटल थी। जैसे ही उसने जांग ली को देखा, उसने हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट दिया। ह्यूमन एम्परर जांग, आपका डिमीनर पहले जैसा ही है, केयर फ्री और एफर्टलेस। देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है। जांग ली ने भी नम्रता से जवाब दिया, नमस्कार प्योर हार्ट सेंट। लेकिन तभी चिंग्यू ने सख्त आवाज में कहा, तुम जानते हो कि तुमने यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश किया है, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकते। ये सुनकर प्योर हार्ट थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। माहौल अचानक टेंस हो गया और असली बात अब सामने आने वाली थी। मास्टर, ह्यूमन एम्परर जेंग खुद यहाँ आए हैं, हम इतने रूड कैसे हो सकते हैं? प्योर हार्ट ने धीरे से कहा, लेकिन चिंग्यू ने जैसे सुना ही नहीं। उसका एटीट्यूड वैसा ही ठंडा बना रहा। जेंग ली भी कोई सीधा साधा नहीं था। उसने जानबूझकर अपना चेहरा घुमा लिया और चिंग्यू को इग्नोर करके प्योर हार्ट की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, इतने साल बाद भी तुम अभी भी उतनी ही जेंटल हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो जानबूझकर ट्रबल क्रिएट करते हैं। ये सुनते ही चिंग्यू के अंदर का गुस्सा फटने को तैयार हो गया। शांत रहो, तुम उससे लड़ नहीं सकती, शांत रहो। वो खुद को समझाने लगी, लेकिन जेंग ली बिना उसकी तरफ देखे प्योर हार्ट के पास गया। तुम्हारी कल्चरेशन और सेक्ट में पोजीशन दोनों ही अपने मास्टर से आगे निकल चुके हैं, फिर सेक्ट लीडर क्यों नहीं बनती? प्योर हार्ट ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया, क्योंकि डाओइस्ट नन प्योर हार्ट सुनने में अच्छा नहीं लगता। जांग ली एक पल के लिए चुप रह गया, फिर उसकी नजर ऊपर खड़ी गुस्से में जलती चिंग्यू पर गई। रेड डस्ट प्योर लैंड की सेक्ट लीडर डाओइस्ट नन चिंग्यू पहले माउंट सुमेरु के एक बौद्ध डिसिप्लिन को पसंद करती थी, लेकिन वो आदमी अंदर से करप्ट था, तो मैंने उसे मार दिया। सीन जैसे उसके शब्दों के साथ खुलने लगा, एक दर्द भरी याद। और फिर उसने थके हुए अंदाज में कहा, और तब से ये मुझे और ज्यादा नफरत करने लगी। उसने हल्की सी सांस ली, अरे तुम गलत इंसान से मिली थी, इसमें मेरी क्या गलती? तभी प्योर हार्ट ने भी धीरे से कहा, मास्टर, उस साल जब हमारा इमॉर्टल ट्री मरने वाला था, तब भी ह्यूमन एम्परर जेंग ने ही उसे बचाया था। ये सुनते ही चिंग्यू जैसे एक्सप्लोड हो गई। बस यही सुनना बाकी था। उसकी आवाज में जमा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकल आया। मैंने दुनिया में घोषणा की थी, जो भी इमॉर्टल ट्री को बचाएगा उसे सेक्ट ट्रेजरी से कुछ भी लेने का अधिकार मिलेगा, और मैंने अपना वादा निभाया। उसने सीधा उंगली उठाकर जेंग ली की तरफ इशारा किया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ट्रेजरी की ही मांग ली और हमारे डिसाइपल्स को बाहर भेज दिया पैसे कमाने के लिए। जांग ली बिल्कुल काम था। मैंने सुना, उससे बहुत सारी टचिंग लव स्टोरीज बनी। फिर हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें मुझे थैंक नहीं करना चाहिए? चिंग्यू कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। तुम, जांग ली ने फिर कैजुअली कहा, और वैसे भी मैंने की वापस कर दी थी। चिंग्यू ने तुरंत काटा। 10 साल बाद प्योर हार्ट, जो अब तक चुप थी, अब थोड़ा मुस्कुराई। मास्टर, अगर आप उस समय ह्यूमन एम्परर जंग को ओपनली और सीक्रेटली मॉक नहीं करती, तो वो जानबूझकर ट्रेजरी की नहीं लेते। चिंग्यू ने फिर भी हार नहीं मानी। इमॉर्टल ट्री बचाने से ये मत समझना कि मैं इसकी आभारी हूं, लेकिन जांग ली ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारे ट्रेजरी की बात चली है, तो मैंने वहां एक पेंटिंग देखी थी। उसकी आवाज गंभीर हो गई। वो पेंटिंग सिर्फ रेड डस्ट प्योर लैंड में ही है, उसने सच बताया। उस पेंटिंग में जो औरत थी, उसकी ब्यूटी हेवनली थी। आज तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकली। प्योर हार्ट ने बिना छुपाए जवाब दिया, वो हमारी फाउंडर हैं, रेड डस्ट फेरी। फिर उसने धीरे धीरे उस पेंटिंग के पीछे की सच्चाई खोलनी शुरू की। जब हेवनली लैडर अभी टूटी नहीं थी, तब एक फेरी इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, या ट्रिबुलेशन स्टेज का कल्टिवेटर। उसकी आवाज में कहानी जिंदा हो उठी। कहा जाता है उसकी ब्यूटी देखकर इमॉर्टल रियलम के बड़े बड़े लोग भी उसे पाने के लिए लड़ पड़े। मजबूर होकर वो 9 प्रोविंसेस भाग आई, लेकिन जहां भी गई लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरकार उसे अपनी पावर यूज करनी पड़ी और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना पड़ा। यही वो मोमेंट था जिसने वो पेंटिंग क्रिएट की, जिसने जांग ली को शॉक किया था। दाओ सेक्ट के एक एंशिएंट एक्सपर्ट भी उसे देखने आए और उसे देखकर कहा, ये हेवनली डाओ की ब्यूटी है। साफ नीले पानी के बीच वो विशाल चट्टान,
और उस पर खड़ी एक डिवाइन फिगर, जैसे पूरी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही हो। मॉर्टल, हेवनली डाओ के सामने तो बस कुत्तों जैसे हैं। उसकी चार्म को कौन रजिस्ट कर सकता है? प्योर हार्ट की धीमी आवाज जैसे उस पूरी कहानी का निष्कर्ष थी, और धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया। रेड डस्ट फेरी की असली आइडेंटिटी, वो फेरी जिसने वेस्ट में आकर रेड डस्ट प्योर लैंड एस्टैब्लिश किया और खुद को रेड डस्ट फेरी कहा। जेंगली अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन अब उसने अपनी सस्पिशन सामने रख दी। मुझे शक है, मैं तुम लोगों की फाउंडर से मिल चुका हूं और वो रिवाइव हो चुकी है। उसकी बात सुनकर माहौल एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने हाथ पीछे बांधकर कामली कहा, मंग जंग डायनेस्टी में जो औरत मैंने देखी वो शायद तुम्हारी फाउंडर ही है। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी फाउंडर बहुत पहले मर चुकी थी। चिंग यू गहरी सोच में डूब गई। 9 प्रोविंसेस में रीइंकार्नेशन के बारे में सुना है, लेकिन किसी के मरकर वापस आने के बारे में नहीं। लेकिन प्योर हार्ट की सोच अलग थी। हमारी फाउंडर को सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता। चिंग्यू ने भी तुरंत एग्री किया। बिल्कुल। जेंगली ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, मैं आउटसाइडर हूं, इसलिए तुम्हारी फाउंडर के बॉडी को डायरेक्टली देखना ठीक नहीं होगा। बेहतर है तुम खुद जाकर कंफर्म करो। ये सुनकर चिंग्यू का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने हमारा इमॉर्टल ट्री बचाया, आप हमारे बेनिफैक्टर हैं, आउटसाइडर नहीं। फिर उसने कहा, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तीनों एक साथ आगे बढ़े और एक हिडन स्पेस में पहुंचे, जहां एक विशाल नीला क्रिस्टल चमक रहा था। प्योर हार्ट ने एक्सप्लेन किया, फाउंडर के इमॉर्टल बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए इसे क्रिस्टल में सील किया गया था। चिंग यू ने सख्त आवाज में कहा, इस सील को सिर्फ फाउंडर खुद ही खोल सकती हैं। इसका मतलब अगर वो रिवाइव हुई हैं, तो वो खुद यहां से बाहर गई होंगी। ये सुनकर जेंगली के मन में सब क्लियर हो गया। तो कंफर्म है, गोल्डन हाउस में जो है वही तुम्हारी फाउंडर है। लेकिन उसके अंदर एक और शौक था, मतलब यहाँ सच में डेड भी रिवाइव हो सकते हैं। प्योर हार्ट थोड़ा चिंतित हो गई। लेकिन फाउंडर की कंडीशन क्या है? क्या उनकी मेमोरी वापस आ गई है या वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चल रही हैं? पीछे खड़ी चिंग्यू भी अनईजी हो गई। प्योर हार्ट, तुम और ह्यूमन एम्परर जेंग तुरंत मांगजेंग डायनेस्टी जाओ, सिचुएशन चेक करो। यस। दोनों तुरंत वापस उसी जगह पहुंचे जहां जेंगली ने पहले बैरियर लगाया था। अंदर जाते ही प्योर हार्ट ने ध्यान से देखा और तुरंत कंफर्म कर दिया, ये सच में फाउंडर ही हैं। उधर कॉन्ग हो एक पिलर के पीछे खड़ा कंफ्यूज्ड हो रहा था। ये प्योर हार्ट सेंट ब्रदर जांग के साथ, और वो इस ब्यूटी को देखकर भी अफेक्ट नहीं हो रही। उसी वक्त प्योर हार्ट के अंदर कुछ जागा, जैसे कोई एंशिएंट कनेक्शन। मुझे ब्लड लाइन कनेक्शन फील हो रहा है। जैंग ली ने भी समझ लिया। अब समझ आया, इसी वजह से तुम उसकी चार्म से इम्यून हो। दूर खड़ा कॉन्ग हु भी एक्साइटेड हो गया। ओह, मतलब सेंट फेरी की डिसेंडेंट है। प्योर हार्ट ने कामली एक्सप्लेन किया, रेड डस्ट प्योर लैंड के डिसाइपल्स 2 तरह से आते हैं। पहला, एल्डर्स बाहर जाकर योग्य लड़कियों को रिक्रूट करते हैं, और दूसरा, उसने थोड़ी देर रुककर कहा, हमारे पास इमॉर्टल पीच ट्री है। उसका फल खाने से कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, और जो बच्चा जन्म लेता है वो नेचुरली सेक्ट का डिसिप्लिन बनता है। उसने शांत आवाज में जोड़ा, मैं उसी तरीके से पैदा हुई हूँ। रेड डस्ट फेरी ने भी इमॉर्टल पीच खाया था और मैं उनकी डेस्केंडेंट हूँ। उसके मन में उसी मोमेंट एक इमेज उभरी, एक फेरी जो आसमान से उतर रही है। अनमैच्ड ब्यूटी, डिवाइन प्रेजेंस। प्योर हार्ट ने खुद से सोचा, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? फिर हल्की सी मुस्कान आई, अगर फाउंडर सभी युगों की सबसे सुंदर है, तो मैं बस हर 5000 साल में एक बार आने वाली ब्यूटी हूँ। पूरी रात जवाब ढूंढते ढूंढते गुजर गई, और अब सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे पूरे माहौल को ढक रही थी। जेंग ली सामने खड़ा था, ग्रेट वेई और मांग जेंग के सामने। उसने कामली पूरी सिचुएशन समराइज की। रेड डस्ट फेरी कोई साधारण मामला नहीं है। उसे तुम्हारे पास छोड़ना और ज्यादा ट्रबल पैदा करेगा, और वैसे भी वो रेड डस्ट प्योर लैंड की फाउंडर है। उसे वापस वहीं जाना चाहिए। फिर उसने सीधा पूछा, क्या कहते हो एम्परर मांग जांग? लेकिन जवाब तुरंत और गुस्से से भरा आया, बिल्कुल नहीं, वो 3 साल से मेरे पास है। उसे यहाँ की आदत हो चुकी है, तुम उसे ले नहीं जा सकते। जांग ली ने जैसे ये एक्सपेक्ट ही किया था, उसने हल्की सांस ली। ठीक है, तुम्हारे रूल्स मुझे पता है। स्ट्रेंथ डिसाइड्स एवरीथिंग। स्ट्रॉन्ग रूल करते हैं, वीक दब जाते हैं। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, तो फिर थोड़ी स्पारिंग हो जाए। मांग जांग बिना सोचे तैयार। आ जाओ। ग्रेट वे भी पीछे नहीं रहा, मैं भी शामिल हूँ। बाहर से रिस्पेक्टफुल, लेकिन अंदर से दोनों के मन में वही सोच, ह्यूमन एम्परर हो तो क्या हुआ, हम भी एम्परर हैं। क्या तुम सिर्फ नाम से हमें दबा लोगे? अगले ही पल जो शांत इंपीरियल सिटी थी वो एकदम बदल गई, और अचानक एक जोर की चीख गूंजी। मंग जेंग सीधा जमीन पर गिरा पड़ा था, सिरप के ढेर में। उसका हाथ कांपते हुए हेल्प का सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। इंपीरियल फिजिशियन, जल्दी
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। उधर सिटी के एक कोने में सब कुछ नॉर्मल था। हेनी चुपचाप मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन था। ये क्या हो रहा है? इतने सालों से मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ ही नहीं रही। उसने अपने शरीर को महसूस किया, जैसे पूरा बॉडी लीक हो रहा हो। जितनी एनर्जी आती है उतनी ही निकल जाती है। उसकी आंखों में लॉन्गिंग थी। सीनियर सिस्टर प्योर हार्ट पता नहीं कितनी बिजी होंगी। क्या उन्हें अपनी गोल्डन कोर स्टेज वाली जूनियर याद भी है? तभी उसकी फ्रेंड आ गई, हाफ जोकिंग, तू तो हर वक्त प्योर हार्ट सेंट की तारीफ करती रहती है, कोई पास भी नहीं आता तुझसे। हेनी ने तुरंत मना किया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी बातों ने उसे एक पुरानी मेमोरी में खींच लिया। वो मोमेंट जब वो नर्वस होकर प्योर हार्ट के पास गई थी। सीनियर सिस्टर, मुझे कल्चरेशन में प्रॉब्लम है। और प्योर हार्ट ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराकर कहा, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? उसकी जेंटल नेचर, उसकी केयरिंग एटीट्यूड, सब कुछ हेनी के दिल में बस गया था। कुछ भी डाउट हो आकर पूछ लेना। थैंक यू सीनियर सिस्टर। वो यादें ही थीं जो उसे आज तक स्टेडी रखे हुए थीं। सीनियर सिस्टर सच में बहुत जेंटल हैं। उधर एक डार्क स्पेस में दरवाजा खुला। प्योर हार्ट आगे थी और पीछे चिंगयू। थोड़ा ऑकवर्ड माहौल। मास्टर, हमें माफ करें, हमें फाउंडर को बाहर ले जाना है। अगले ही पल बिना डिले के प्योर हार्ट और जांग ली ने मिलकर रेड डस्ट फेरी को उठाया और सीधे बाहर ले गए। चिंगयू बस गुस्से से देखती रह गई। तुम दोनों? लेकिन अंदर से वो जानती थी वो कुछ कर नहीं सकती। मैं तो उनकी डिसेंडेंट भी नहीं हूँ, बस एक इंसान हूँ जिसे 28 साल की उम्र में सेक्ट में लाया गया था। उसके दिल में मिक्स्ड इमोशंस थे, रिस्पेक्ट भी, जेलसी भी। फाउंडर मेरी है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन साथ ही एक जलन, ये जांग ली क्यों अनअफेक्टेड है और मैं सेक्ट लीडर होकर भी आउटसाइडर जैसी हूँ। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल वाले रूम में रेड डस्ट फेयरी को वापस सील कर दिया गया। वो वहीं शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली तूफान अब शुरू होने वाला था। नीले क्रिस्टल से निकलती रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे रेड डस्ट फेयरी के शरीर में समाने लगी और अगले ही पल उसकी आंखें हल्के से खुलीं। बाहर खड़े जेंगली ने तुरंत महसूस कर लिया, वो जागने वाली है। वो और प्योर हार्ट चुपचाप वहीं खड़े रहे, इंतजार करते हुए। और फिर आखिरकार रेड डस्ट फेरी पूरी तरह जाग उठी। उसकी सुंदरता इतनी परे थी इस दुनिया से कि एक पल के लिए पूरा स्पेस जैसे फ्रीज हो गया। होंगचैन धीरे धीरे हवा में तैरती हुई बाहर आई, जहां जेंगली और जिंगशिन खड़े थे। जिंगशिन तुरंत झुक गई। 36वां जनरेशन डिसेंडेंट जिंगशिन अपने फाउंडिंग एंसेस्टर को प्रणाम करती है। जांग ली ने भी सम्मान से सिर झुकाया। 72वां जनरेशन ह्यूमन एम्परर फेरी होंगचन को प्रणाम करता है। लेकिन होंगचन का चेहरा ब्लैंक था, उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। तुम मेरी डिसेंडेंट हो? मैं कौन हूँ? ह्यूमन एम्परर क्या होता है? उसकी आवाज में सच्ची उलझन थी। जिंगशिन ने धीरे से पूछा, एंसेस्टर, आपको अपने पुराने अक्वेंटेंसेस के बारे में कितना याद है? होंगचन ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना याद है, मैं इस क्रिस्टल से जागी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कुछ मुझे बांध रहा था। फिर उसने अपनी जर्नी बताई। मैं पहाड़ से नीचे उतरी, ईस्ट की तरफ गई, 2 छोटे टाउन्स पार किए, एक फॉरेस्ट में पहुंची और फिर चलते चलते मुझे नींद आने लगी और मैं एक बड़े पेड़ के नीचे सो गई। वही जर्नी जो उसे मांगजांग तक ले गई थी। जब मैं जागी तो खुद को एक गोल्डन हाउस में पाया। एक आदमी मुझे घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बस बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। मुझे बोर लगा तो मैं फिर से सो गई। उसने कैजुअली कंक्लूड किया। ऐसा कई बार हुआ और अब तुम सब यहाँ हो। जांग ली ने तुरंत अगला सवाल पूछा, इमॉर्टल रेल्म के बारे में कुछ याद है या जब तुम मॉर्टल वर्ल्ड में आई थी? होंगचन ने बिना सोचे सिर हिला दिया। नहीं। ये सुनते ही जांग ली का दिल हल्का सा हैवी हो गया। मतलब रिवाइव होने के बाद मेमोरीज पूरी तरह इरेज हो गईं। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपना हाथ उठाया और एक मैप समन किया। उस पर लाल लाइंस चमकने लगीं। उसने पॉइंट करते हुए कहा, तुम यहाँ जागी, फिर इस रिवर के साथ साथ 2 टाउन्स पार किए, सही? होंगचैन ने सिर हिलाया। हाँ। ये नई इंफॉर्मेशन जेंगली के दिमाग में कुछ कनेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी होंगचैन की आंखें फिर भारी होने लगीं। नींद आ रही है। जिंगशिन तुरंत आगे बढ़ी। एंसेस्टर, आप आराम करें। और इस तरह कन्वर्सेशन अचानक खत्म हो गई। दोनों बाहर आ गए। होंगचैन को रेस्ट करने के लिए छोड़कर बाहर आते ही जिंगशिन ने धीरे से पूछा, क्या आपको कुछ समझ आया? जेंग ली ने हल्की सरकाजम के साथ जवाब दिया, जब मैंने तुम्हारा ट्रेजरी की लिया था तब तुम लोग स्पिरिट ग्रेन खरीदने के लायक भी नहीं बचे थे और मजबूरी में नीचे आकर स्पिरिट स्टोन्स कमाने लगे। फिर उसने जोड़ा, हालांकि रिस्पेक्ट में मैंने की वापस कर दी। जिंगशिन के चेहरे पर हल्की ऑकवर्ड मुस्कान आई। ये बात, लेकिन जंग ली ने बात आगे बढ़ाई। लेकिन तुम लोगों ने उस इंसिडेंट से कुछ सीखा और कुछ मॉर्टल्स को यहाँ सेटल कराया, सही? जिंगशिन थोड़ी चौंकी, फिर सिर हिलाया। हाँ, कुछ लोग यहाँ आकर बस गए। ये सुनते ही जेंग ली के दिमाग में पजल के पीसेस जुड़ने लगे। 9 प्रोविंसेस में टेक्निकली हर कोई कल्टीवेट कर सकता है,
लेकिन उसने खुद ही समझाया, यहाँ मॉर्टल का मतलब है वो कल्टीवेटर जो पूरी जिंदगी ची रिफाइनमेंट के शुरुआती स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाता। जिंक्शन ने भी बात पकड़ ली। इन लोगों ने ही टाउन्स बनाए, शांघा टाउन, शाह टाउन, और इनके अलावा कुल मिलाकर 6 और टाउन्स हैं। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही थी और जेंग ली समझ रहा था ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। इन साधारण मॉर्टल्स के काम अब अचानक बहुत हैवी लगने लगे। जांग ली की धीमी आवाज में अब साफ शक था, ये लोग स्पिरिट ग्रेन उगाते हैं और हर साल तुम्हें भेजते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है। उसकी नजर सीधी जंक्शन पर गई। फेरी होंगचैन 2 टाउन से होकर गुजरी, वो भी अपनी असली अपीयरेंस में। फिर भी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। उसने धीरे से कंक्लूजन दिया, और तुम लोगों को कोई खबर भी नहीं मिली, मतलब तुम्हारी फाउंडर 3 साल तक मिसिंग रही और किसी को पता ही नहीं चला। ये सुनकर जंक्शन के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, टम्ब तो आइसोलेटेड जगह पर है, इसलिए उतरते वक्त किसी ने नहीं देखा, ये तो समझ आता है। लेकिन वो खुद ही सोच में पड़ गई, लेकिन एक बिजी टाउन से दिन दहाड़े गुजरकर भी कोई नोटिस ना करे, ये इम्पॉसिबल है। उसने तुरंत काउंटर किया, हर टाउन में गोल्डन कोर स्टेज की जूनियर सिस्टर होती है, ऐसा कैसे मिस हो सकता है। फिर उसने और लॉजिक दिया, और वो टाउन्स हर साल हाई क्वालिटी स्पिरिट ग्रेन भी भेजते हैं, वहां कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जेंग ली ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी तंज भरी हंसी थी। प्रॉब्लम दिखे और तुम उसे सॉल्व करने की जगह डिनाई कर दो। इतना कहकर वो बिना रुके मुड़ गया, जैसे उसे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जिंक्शन एकदम घबरा गई। रुको! उसकी आंखें भरने वाली थीं। उसने जल्दी से एक किताब निकाली और गुस्से में जमीन पर फेंक दी। ये क्या बेकार एडवाइस था, लड़की थोड़ी फूलिश हो तो लड़के पसंद करते हैं, क्या नॉनसेंस! वो किताब पर चिल्लाई, यूजलेस बुक। फिर जल्दी से जेंग ली के पीछे भागी। मास्टर ने कहा था ये बहुत यूजफुल है, क्या बेस्ट सेलर, पूरी स्कैम है। उधर जमीन पर पड़ी किताब, लव गुरु, एक 100 वेज टू मेक अ मैन टेक इनिशिएटिव, अकेली पड़ी थी। तभी एक पतली सी फिगर आई, चिंग यू। उसने धीरे से किताब उठाई, उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। आखिर ये मैंने ही लिखी थी। सीन बदलता है, एक बसलिंग टाउन, लोग, दुकानदार, आवाजें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जांग ली की नजरें शार्प हो गईं। अजीब है, उसने धीरे से कहा, होंग चन जैसी ब्यूटी जो इमॉर्टल्स तक का दाव हार्ट हिला दे, उसकी प्रेजेंस से यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जिंक्शन ने तुरंत ऑक्यूलर टेक्निक एक्टिवेट की। मैं चेक करती हूँ। उसकी मैजिकल विजन पूरे क्राउड में फैल गई। वेटर्स, मर्चेंट्स, राह चलते लोग, सब स्कैन होने लगे, और अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया। ये जैंग ली ने भी वही देखा। पूरे शांघा टाउन में कोई भी जिंदा नहीं था। ये सिटी ऑफ द डेड है। जेंग ली की आवाज भारी हो गई। मरे हुए लोग ब्यूटी को कैसे महसूस करेंगे? फिर भी बाहर से सब कुछ नॉर्मल, शांता साहब नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक वेटर उनके पास आया। आप दोनों नए लग रहे हैं, बाहर से आए हैं ना? रेयर है, उसने जिंक्शन को देखते हुए कहा। आप होंगचन प्योर लैंड से हैं? जांग ली ने बिना घुमाए सीधा सवाल पूछा, एक स्पिरिट स्टोन आगे रखते हुए। मुझे कुछ पूछना है। वेटर ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं नहीं, आप ऑनर्ड गेस्ट हैं, मैं पैसे नहीं ले सकता। जिंक्शन चुप बैठी, सब ऑब्जर्व कर रही थी। इसके मूवमेंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, कोई स्टिफनेस नहीं। लेकिन उसका डाउट खत्म नहीं हुआ। उसने तुरंत स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया और सच्चाई सामने आ गई। डैंटियन में एक वर्म और सी ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरा। उसकी आवाज कांप गई। एक बॉडी कंट्रोल कर रहा है और दूसरा माइंड। ये हाई लेवल कॉप्स कंट्रोल टेक्निक है। उसने तुरंत पहचान लिया, ये गू क्लैन की टेक्निक है। जांग ली ने कामली पूछा, पिछले कुछ सालों में कोई बेहद खूबसूरत फेरी यहाँ से गुजरी थी? वेटर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जैसे उसके पास हर सवाल का आंसर पहले से तैयार हो। आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 3 साल पहले एक फेरी आई थी, इतनी सुंदर जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। वेटर की आवाज में अब भी वही हैरानी थी। वो यहीं से गुजरी थी। उस दिन तो सब लोग खाना तक छोड़कर बाहर आ गए थे, बस उसे देखने के लिए। लेकिन उसने हमें एक बार भी नहीं देखा। उसने आगे बताया, कुछ लोग उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन फेरी युआन ने सबको रोक दिया। जेंग ली की भौहें हल्की सी उठी। फेरी युआन? जिंक्शन ने तुरंत जवाब दिया, युआन लिंग, जो यहाँ स्टेशनड है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। और वो गू क्लैन की मेंबर है। जांग ली ने तुरंत डिटेल में पूछा, जब उसने उस फेरी को देखा तो क्या वो भी इन्फैचुएटेड हुई? क्या उसने उसे पकड़ने की कोशिश की? वेटर ने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फेरी युआन लिंग तो बहुत काम थी, उसने बस कहा कि वो फेरी बहुत सुंदर है। जिंक्शन का माथा सिकुड़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? युआन लिंग तो गू क्लैन की है, वो एंसेस्टर की डिसेंडेंट नहीं है। फिर भी वो अनअफेक्टेड कैसे रही? तभी जेंग ली ने अचानक एक अजीब सवाल दागा, तुम्हें पता है तुम पहले ही मर चुके हो? वेटर एकदम कंफ्यूज, जी आप क्या कह रहे हैं? जांग ली ने कैजुअली चाय का घूंट लिया, मजाक कर रहा हूं, जाओ
अपना काम करो। वेटर हंसते हुए चला गया, लेकिन अब माहौल पूरी तरह सीरियस हो चुका था। जिंगशन ने तुरंत अपनी बात रखी। ये समझ नहीं आ रहा यूएन लिंक क्यों अफेक्ट नहीं हुई, और एक और प्रॉब्लम है, उसकी कल्टीवेशन सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज है। उसकी आवाज में डिसबिलीफ था। लेकिन ये लेवल का कॉर्प्स कंट्रोल जिससे लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ये गोल्डन कोर स्टेज का काम नहीं हो सकता। जांग ली ने सिर हिलाया। सही कहा, ये टेक्निक बहुत एडवांस्ड है। इतना परफेक्ट कंट्रोल सिर्फ डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर ही कर सकता है। फिर उसने थोड़ा सोचा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ गू क्लैन का ही काम हो। मैंने अपने सफर में बहुत अजीब चीजें देखी हैं। उसकी आवाज धीमी हो गई। गू क्लैन अब डिक्लाइन में है, सिक्लूडेड है, उनके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। फिर अचानक उसकी नजर जिंगशन पर गई, थोड़ी सख्त। तुम लोग यहाँ कितने समय से हो? जिंगशन ने सिर झुका लिया। हमने इसे सीरियसली नहीं लिया, उसने धीरे से एक्सप्लेन किया। डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एल्डर्स, उनके लिए स्पिरिट ग्रेन छोटी बात है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए लोअर कल्चरेशन वाले डिसिपल्स भेजे गए, सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज के लोग और एक नेसेंट सोल मैनेजर। 8 टाउन्स के लिए। उसने कड़वी सच्चाई स्वीकार की। हमने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेंग ली ने सीधा वर्डिक्ट दे दिया। और अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिंगशन ने आंखें बंद कर ली। ये मेरी गलती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। पहले मुझे यूएन लिंक को ढूंढना होगा, जांग ली ने तुरंत कहा। वो यहाँ नहीं है, उसने कामली बताया। मैंने अभी स्पिरिचुअल सेंसेस से चेक किया। शंघाई टाउन में किसी फीमेल गोल्डन कोर कल्टीवेटर की ऑरा नहीं है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन शाह टाउन में मुझे एक फीमेल गोल्डन कोर ऑरा महसूस हो रही है। जिंगशन की आंखें चमक उठी। डूसिनर, वो वहीं स्टेशन्ड है। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था, और साथ ही एक नई इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होने वाली थी। आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 1000 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो और वीडियो को हाइप भी करना। धन्यवाद।